महिमा जी, बेटा खाना तो खा ले। नहीं माँ, मैं खाना खाकर आया हूँ। मीटिंग थोड़ी देर तक चली तो क्लाइंट के साथ ही खा लिया था। ऋषि सो गया। आपसे कितनी बार कहा है माँ कि आप इतनी रात तक मेरा इंतजार मत किया करिए, आप सो जाया करो। महिमा जी, बेटा ऋषि सो चुका है, जा तू भी आराम कर ले। अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है। महिमा जी भावुक होते हुए, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को। अभिमन्यु, अभिमन्यु राजपूत बिजनेस की दुनिया के उभरते हुए तेजी से लक्ष्य की ओर भागते, काम और शोहरत ले चुके, लेकिन दिल एहसासों से खाली हो चुका है। महिमा जी अपने कमरे में जाती हैं, जहां बिस्तर पर एक प्यारा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ सोया हुआ था, दुनिया से बेखबर। महिमा जी जाती हैं और उस बच्चे के बगल में लेट जाती हैं। उसकी आंखें नम थीं। कहीं न कहीं अभिमन्यु की अकेले होने का जिम्मेदार वह खुद को मानती थीं। आंखों को बंद कर महिमा जी अपने अतीत में चली जाती हैं। लगभग 4 साल पहले 25 साल के अभिमन्यु ने एमबीए किया था और दोस्तों के साथ कुछ नया कर गुजरने का सपना बुनने लगा। महिमा जी का लाडला, दोस्तों की जान अभिमन्यु हंसता खेलता अपनी धुन का पक्का अपने सपनों में खोया रहता। महिमा जी अपने दोस्त के बेटे की शादी में गईं। उनकी सखी सुषमा जी के पति पहले ही दुनिया में नहीं थे। शादी की भागदौड़ में उनकी सहेली सुषमा जी को दिल का दौरा पड़ा और वह वापस नहीं आई। लेकिन जाते जाते अपनी लड़की के लिए महिमा जी से अभिमन्यु का हाथ मांग कर गई थी। महिमा जी ने अभिमन्यु और नरेश जी को बुलवा लिया और अपनी कसम देकर अभिमन्यु को तनीषा से शादी करने के लिए मना लिया। अभिमन्यु ने माँ से अपने सपने और उनकी जरूरतों का हवाला दिया, मगर माँ के आगे किसकी चलती है। थक हार कर अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ कर दी। एक सिंपल से फंक्शन में तनीषा, अभिमन्यु और उसके बड़े भाई की शादी हो गई। तनीषा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसको देखने के बाद अभिमन्यु को भी अपने फैसले से मलाल हट गया था। सब सही हो चला था। शादी की पहली रात को तनीषा की माँ की मौत के बाद खुद को उबारने की कोशिश करने के लिए अभिमन्यु से समय मांग लिया था। अभिमन्यु को भी उससे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे कोई ऐतराज नहीं था। वह समझता था कि माँ को खोना क्या होता है। तनीषा सबके साथ प्यार से रहती, हंसती, बोलती, घर के काम भी करती, पर उसकी आंखों की उदासी किसी से छुपी नहीं थी। अभिमन्यु ने कई बार उदासी की वजह पूछी तो माँ का नाम लेकर तनीषा रोने लगी। तब अभिमन्यु ने उसे बाहों में भरकर शांत कर दिया। अभिमन्यु तनीषा की जरूरतों का ख्याल रखता था। एक दिन अभी के प्रोजेक्ट का लोन पास हो चुका था। सारे दोस्त बहुत खुश थे। काम शुरू करना है और बहुत मेहनत करनी है। सब अपनी आंखों में सपने बुनने लगे थे। सारे दोस्त मिलकर एक होटल चेन खोलने का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए लोन पास होना एक बहुत बड़ी जरूरत थी, जो अब हो चुका था। अभिमन्यु दिल में खुशियों को भरकर घर पर मिठाई लेकर आता है और माँ से कहता है कि माँ, आज मेरे सपने का एक कदम मैंने आगे बढ़ाया है ना, मैं तनीषा को बाहर ले जा सकता हूँ। फिर उसकी माँ ने प्यार से कहा कि बेटा क्यों नहीं, तुम्हारी बीबी है, प्यार से ले जाओ, हक से ले जाओ। अभिमन्यु कहता है, हाँ माँ, बाकी के दिन हम बहुत बिजी रहने वाले हैं। तनीषा के लिए चुपके से गुलाबी रंग की साड़ी लाया था वह। पीछे से उसे बाहों में भरकर उसने कहा कि आज तुम यही पहन के चलना। तनीषा भी खुशी खुशी तैयार हो जाती है और अभिमन्यु के साथ जाती है। अभिमन्यु तनीषा को बार बार देखता रहता है। वह उसे आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु को अपनी किस्मत पर रश्क होता है। दोनों फिल्म देखने जाते हैं। इंटरवल में तनीषा वॉशरूम जाती है। वहां पर वह किसी को खड़ा देखती है और दौड़कर उससे गले लिपट जाती है। अभिमन्यु, जो कि नाश्ता लेने गया हुआ था, वह कुछ लेकर आता है तो देखता है तनीषा गेट पर ही खड़ी है। अभिमन्यु पूछता है, ऐसे क्यों खड़ी हो, अंदर चलो ना। दोनों मूवी देखते हैं। खाते पीते घर आ जाते हैं। तनीषा पूरे घर में चहक रही थी, जिसे देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सब ठीक चल रहा था। तनीषा भी हंसने मुस्कुराने लगी थी। अभिमन्यु का काम भी शुरू हो चुका था, जिससे वह बिजी हो चुका था। तनीषा को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। वह घंटों दोस्तों से बात करती, कभी कभी मिलने भी जाती। अभिमन्यु बहुत प्यार करने लगा था तनीषा से। कुछ महीनों बाद जब एक रात अभिमन्यु घर आया तो तनीषा ने कमरा सजा रखा था। छोटी नाइटी में वह आकर अभिमन्यु से लिपट गई थी। अभिमन्यु के तो होश उड़ चुके थे। तनीषा ने लगातार अभिमन्यु को चूमते हुए अपना प्यार जताया। अभिमन्यु ने भी उसे बाहों में भरकर अपना लिया
और दोनों का पति पत्नी का रिश्ता मुकम्मल हो गया। कुछ दिन बहुत खुशनुमा थे। अभिमन्यु ऑफिस से भाग कर आता, चाहे थोड़ा ही समय क्यों ना हो, थके हुए तन को तनीषा की प्यार भरी फुहार से भिगो लेता। फिर उसे मुंबई के लिए जरूरी निकलना था। 1 महीने के लिए तनीषा को समझाकर अपने दिल को मनाकर वह निकल पड़ा। इधर तनीषा का बिहेवियर फिर से बदलने लगा। बात बात पर चिढ़ती है। महिमा जी ने सोचा शायद काम ज्यादा है, इसलिए रसोई में हेल्पर लगवा ली, पर उसका रवैया वही रहा। अभिमन्यु के आने के बाद उस पर हरदम बरसती रहती, इस घर में ये सामान नहीं है, इस घर में वह सामान नहीं है। अभिमन्यु उसे प्यार से समझाता था कि उसका नया नया काम है, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। एक दिन तनीषा ने किसी बात पर खूब हंगामा किया और बोलते बोलते बेहोश हो गई। अभिमन्यु डर कर हॉस्पिटल उसे ले गया, जहां उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वाली खबर मिली कि वह बाप बनने जा रहा है। सारी बातों को छोड़ते हुए सब फिर से एक बार खुश हो चुके थे। सब कुछ ठीक हो गया था। तनीषा जो कह दे सब वही करने दौड़ पड़ते। महिमा जी अपनी बहू के लिए सारे जतन करते। एक दिन तनीषा ने अभिमन्यु से कहा कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। अभिमन्यु हक्का बक्का हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसी औरत है जो अपने अजन्मे बच्चे के बारे में ऐसा बोल रही है। उसने अपना मन शांत किया और बहुत प्यार से तनीषा को समझाने लगा। आखिरकार तनीषा शांत हो गई और मान ही गई। 9 महीने बाद तनीषा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और पूरा घर खुशी से झूम उठा। एक प्यारे से बच्चे के आने से घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका था। सब बहुत खुश थे। चारों तरफ खुशियों का बसेरा था, लेकिन तनीषा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन तनीषा का दोस्त उससे घर मिलने आता है। घर पर महिमा जी अकेली होती हैं, तो उसे तनीषा के कमरे में भेज देती हैं। किस्मत से अभिमन्यु भी ऑफिस से उसी समय घर आ जाता है और वह अपने बच्चे से मिलने के लिए भागकर अपने कमरे में जाता है, लेकिन कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर तनीषा किसी लड़के के साथ गले लगी रहती है। देखकर अभिमन्यु का खून खौल जाता है। उस लड़के को तनीषा से अलग करता है और उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन इसको थप्पड़ मारने से तनीषा तिलमिला जाती है और वह अभिमन्यु के ऊपर चिल्लाने लगती है, तनीषा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभिमन्यु अरुण पर हाथ उठाने की? तनीषा ये तुम कह रही हो? मैं इस तरीके की कोई भी बात अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभिमन्यु जोर से चीखा। अभिमन्यु मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये अरुण है और हम बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। तब अरुण विदेश में था, लेकिन वहां से आने के बाद अरुण ने मुझे हमेशा प्यार किया है। अरुण ने मुझे बताया कि प्यार क्या होता है। वह मेरा अभी भी इंतजार कर रहा है। अभिमन्यु चौंक कर तनीषा को देखता है। तनीषा तुम क्या कह रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा एक बच्चा भी है। तनीषा चीखती है, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। ये तो बस मैंने उस दिन गुस्से में तुमसे रिलेशन बनाए, क्योंकि मेरा अरुण से झगड़ा हो गया था और उसने ऐसी बात कह दी थी कि मुझे गुस्सा आ गई थी और उसे जलाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन बना लिया। लेकिन उसमें प्यार बिल्कुल भी नहीं था, वह सिर्फ एक अट्रैक्शन था। मैं सिर्फ और सिर्फ अरुण से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें ये बात बताने वाली थी। अभिमन्यु हैरानी से तनीषा को देखता है और टूटकर बिखर जाता है। तनीषा अरुण का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम भले मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम हमारे ऋषि से तो प्यार करती हो, अपने बच्चे को तो प्यार करती हो, उसके लिए रुक जाओ। तनीषा मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा अब। तनीषा टेढ़ा मुंह मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें पता है अरुण विदेश में काम करता है, उसकी सैलरी लाखों में है। विदेश में जिंदगी कितनी आसान है। और फिर मैं अरुण से प्यार करती हूँ। मैं किसी और के बच्चे को हमारे प्यार के बीच में नहीं आने दूंगी। ये बच्चा तुम्हारा है, इसे तुम ही संभालो। और अभिमन्यु का हाथ झटक कर अरुण के साथ चली जाती है। महिमा जी तनीषा को ऐसे किसी और के साथ जाते हुए देख अभिमन्यु के पास आती हैं और कहती हैं, ये सब क्या है अभिमन्यु? अभिमन्यु बिलखते हुए कहता है कि माँ वह मुझसे प्यार नहीं करती, वह हमारे गोलू से प्यार नहीं करती, उसे वह बच्चा नहीं चाहिए था, वह किसी और से प्यार करती है और अब वह जा रही है। माँ मैं कैसे रहूंगा उसके बिना? क्या होगा मेरा और मेरे गोलू का? अभी महिमा जी अपने बेटे को अपने से चिपका लेती हैं
और उसे दिलासा देने लगती हैं। अभिमन्यु सारी रात नहीं सोता है और महिमा जी उसके सर पर हाथ फेरती रहती हैं। नरेश जी को भी ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। प्यारी से ऋषि को देखकर सब लोग कहते हैं कि कैसे रहेगा अब ये बच्चा, अपना गोलू। ऋषि यानी कि गोलू के लिए सब परेशान हो जाते हैं। दादी उसे अपना बच्चा बना लेती है और अपने सीने से चिपका लेती है। अभिमन्यु भी अपने आप को काम में डुबो देता है। तनीषा ने कुछ दिनों के बाद डिवोर्स पेपर भेज दिया, जिसमें उसने साफ लिखा था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। अभिमन्यु ने भी बिना कुछ कहे उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया और दोनों का तलाक हो गया। अभिमन्यु अब इस खोखले रिश्ते में नहीं रहना चाहता था। अभिमन्यु का रिश्ते और प्यार से विश्वास उठ चुका था। नंदिनी एक बहुत खूबसूरत लड़की है, जिसकी आंखें बोलती किताब हैं, थोड़ी चंचल सोख, लेकिन अब वह एक शांत नदी बन चुकी है, जिसका ठिकाना किसी को नहीं पता। छोटी थी तब माँ अपने पिता की लाडली थी, अच्छे से पढ़ती लिखती। पिता एक फर्म में काम करते थे। माँ इतनी सुघड़ थी कि पिताजी जितने भी रुपए लाकर हाथ पर रखते, उसी में संतुष्ट होकर घर निभा लेती थी। नंदिनी भी अपनी माँ की दुलारी, दिन भर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती मस्ती करती, लेकिन उसके पिता का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। पैसे घर खर्च के कम से कम होते गए। छोटी सी नंदिनी को इतनी समझ नहीं थी। माँ ने गमों को अपने आंचल की चादर से रोक रखा था। धीरे धीरे नंदिनी 16 पार कर गई। स्कूल में दोस्तों के साथ खूब खुश रहती, मेहनत से पढ़ती, लेकिन माँ की मजबूरियों को वह बखूबी समझने लगी थी। मोहल्ले वालों के तानों से वह परिचित थी। पिताजी शराब के नशे में रहते, माँ सिलाई करती, सब जैसे तैसे चल रहा था। कल की नंदिनी घर के हालातों के चलते बहुत समझदार हो चुकी थी। 12वीं के बाद पढ़ाई भी छूट गई थी। अब वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में लगी रहती। सिलाई और पाक कला में अभ्यस्त हो चुकी थी। हाथों में उसके जादू था और बातों में मिस्री। मोहल्ले के एक भले इंसान ने वेडिंग प्लानर के साथ कैटरिंग की हेल्प में उसे लगवा दिया था, जिससे वह बहुत खुश थी। उसकी माँ का दिल अपनी जवान बिटिया को इस निर्दय संसार में यूं छोड़ने का नहीं था, पर मजबूरी जो न कराए वह कम है। नंदिनी को काम करते हुए काफी चुनौतियां थीं। वह 25 की थी और खूबसूरती में उसका कोई सानी नहीं था। वह कितना भी बचा ले, किसी न किसी गिद्ध की नजर उस पर पड़ ही जाती थी। वहीं एक बड़ी शादी में एक आदमी की नजरों में उसके लिए हवस उमड़ पड़ी। वह कब से किसी मौके की फिराक में था, लेकिन नंदिनी इन सब से बेखबर अपने काम में लीन थी। तभी किचन में एक छोटा सा बच्चा आया जो रो रहा था। वह सिर्फ बू बू बोल रहा था। बच्चा नंदिनी को बहुत प्यारा लगा। उसने अपनी मैम से मोहलत मांगकर उस बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चा उसे हैरानी से यूं देखने लगा जैसे वह उसे जानता है। कुछ देर उसके चेहरे को देखा और वह उससे लिपट गया। अपने नन्हे हाथों से मिठाई की तरफ इशारा करने लगा। नंदिनी ने बेबी को मिठाई चाहिए। बच्चे ने एक अदा से अपनी गर्दन जोर में हिला दिया, जिसे देख नंदिनी खिलखिलाकर हंस दी। फिर एक प्लेट में अलग अलग मिठाइयों को रखकर वह बच्चे को लेकर पीछे बने गार्डन में आ गई। नंदिनी ने प्यार से बेबी से पूछा, आपका नाम क्या है? बेबी ने मिठाई मुंह में फंसे हुए ही कहा, इच्छी। नंदिनी, ओ इच्छी। बेबी, नहीं इच्छी। नंदिनी, हाँ हाँ इच्छी। बेबी, ना ना इच्छी। आप तो कुछ पता नहीं चलता। इच्छी नहीं, इच्छी इच्छी। कुछ सोचते हुए, ओह ऋषि। बेबी चहकते हुए, हाँ इच्छी इच्छी। नंदिनी और ऋषि हंसने लगे। नंदिनी ने ऋषि को चूम कर गोल गोल घुमा दिया। ऋषि ने भी प्यार से नंदिनी को चूम लिया। दूर से देख रही महिमा जी की आंख भर आई। ऋषि कभी किसी से घुलता मिलता कहाँ था। वह उन दोनों के पास आए और दोनों चौंक गए। महिमा जी ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो गोलू? ऋषि ने अपनी दादी को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, गोलू मत बोलो। नंदिनी ने आगे बढ़कर ऋषि को महिमा जी की गोद में दे दिया और बोली, बहुत प्यारा बच्चा है। महिमा जी ने गौर से नंदिनी को देखा, जिसकी सूनी आंखें उनसे छुपी नहीं थीं। उन्होंने प्यार से उसके गालों को छूकर कहा, आप भी बहुत प्यारी हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी। महिमा जी, बहुत प्यारा नाम है। नंदिनी से महिमा जी कुछ देर बात करती हैं और प्यार से उसकी बातों का जवाब भी देती हैं। ऋषि दोनों को बातें करते हुए देखता रहा। ऋषि, ओहो कितना बात करते हैं ये भले लोग। मुझे तो कोई प्याल नहीं करता। और वह मुंह बनाने लगता है। इतने में नंदिनी की एक साथी आकर कहती है, चलो मैम तुम्हें पूछ रही हैं। नंदिनी हामी सर हिलाती है। नंदिनी, आंटी जी अब मैं चलती हूँ। महिमा जी, ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। नंदिनी,
बाय ऋषि बेटा। ऋषि ने अपनी दादी के पीछे मुंह छुपा लिया। नंदिनी, क्या हुआ ऋषि? अब तो हम दोस्त हैं ना? ऋषि सिसकते हुए, कब बने हम दोस्त? तो लो अब बन जाते हैं। नंदिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। ऋषि लपक कर उसकी गोद में कूद गया और फौरन उसके गालों को चूम लिया। आप बहुत सुंदर हो। हम कब मिलेंगे? बहुत जल्दी। मैं कल फिर आऊंगी। आज तो हल्दी ही है। बाय बाय बोलकर नंदिनी जा चुकी थी और दादी उसी तरफ देखती रही। ऋषि, दादी मुझे नंदी चाहिए। महिमा जी, मुझे भी, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। अगले दिन नंदिनी के आते ही ऋषि उससे लिपट गया। नंदिनी ने भी उसे खूब सारा प्यार किया और चॉकलेट दी। ऋषि को बहलाकर काम करने किचन में चली जाती है, जहाँ लड़के के जीजा अमित नंदिनी के पीछे पीछे जाते हैं, पर वहाँ पूरा स्टाफ था तो मन महसूस कर रह जाते हैं। अमित अपनी बीबी के पास जाकर नाटक फैलाता है कि उसके सर में दर्द है। अमित, जान बहुत सर दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी गरिमा, जो मेकअप करने में बिजी थी, बोलती है, मैं क्या करूं? अमित, बेबी तुम भी ना बात बात पर गुस्सा करती हो। मैं तो कह रहा था कि एक कप चाय मिल जाती तो इस गरीब की हालत सुधर जाती। गरिमा हंसते हुए, कितनी नौटंकी करते हो तुम, अभी भिजवाती हूँ, बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। इधर किचन में सब जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रहे थे। इतने में गरिमा आकर चाय का फरमान सुनाती है और भिजवाने का बोलकर चली जाती है। अब किस्मत कहो या बदकिस्मती, नंदिनी ही चाय लेकर अमित के कमरे में जाती है। दरवाजे से ही अमित नंदिनी को देख लेता है और खुश होकर कहता है, हे भगवान, हे ऊपर वाले, आप भी लगता है मेरे साथ हो। कुछ सोचकर अमित जाता है और बेड पर लेट जाता है। नंदिनी दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुल जाता है। वह अंदर जाती है। अमित सर पर हाथों को मोड़कर रखे हुए लेटा रहता है। नंदिनी कहती है, सर चाय। वैसे ही लेटे हुए बोलता है कि टेबल पर रख दो। नंदिनी हिचकते हुए बेड तक आती है, चाय रखने लगती है। अमित फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम अपने इन नाजुक हाथों से मेरे सर को सहला दो तो कसम से सारा दर्द चला जाए। नंदिनी हैरानी से, सर हमारा काम रसोई का है, आप इस काम के लिए किसी और को बुला लीजिए। अमित धूर्तता से हंसते हुए, जब से आपको देखा है दूसरा भाता ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? जैसा समझ रहे हैं आप वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। अमित, एक बार मेरी बात मान जा, मुझे खुश कर दे, तुझे पैसे से तोल दूंगा। बता क्या चाहिए तुझे? नंदिनी को अब गुस्सा आ जाता है। दुष्ट इंसान, एक स्त्री के लिए इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती और दुनिया की सारी दौलत भी एक स्त्री की इज्जत नहीं खरीद सकती। हाथ छोड़ो मेरा, नंदिनी तेज आवाज में कहती है। अमित भी कुटिलता से मुस्कुराते हुए जबरदस्ती उसे बाहों में भर लेता है। नंदिनी अमित को तेजी से धक्का देकर थप्पड़ मार देती है और गुस्से में उंगली दिखाती है। इतने में ही दरवाजा तेजी से खुलता है और अमित की बीबी गरिमा अंदर आ जाती है। गरिमा के अंदर आते ही इन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखती है। क्या क्या हो रहा है ये सब? अमित तुरंत गरिमा के पास जाकर उससे गलत गलत बोलने लगता है नंदिनी के बारे में। इधर नंदिनी अमित के अभिनय से हैरान हो जाती है। गरिमा नंदिनी का हाथ पकड़कर आंगन में ले आती है और बेइज्जती करने में एक कसर भी बाकी नहीं छोड़ती। नंदिनी इतने लोगों को देखकर एक साथ थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वह बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई गलती नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, अमित ने ही उसे जबरदस्ती रोका था। नंदिनी का स्टाफ भी इतने में आंगन में आ चुका था। वह सब गरिमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि नंदिनी ऐसी नहीं है, लेकिन गरिमा ने कसम खा रखी थी कि वह आज किसी की बात नहीं सुनेगी। अमित किनारे खड़ा गरिमा को देख कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। पैसे का घमंड इंसान को अंधा कर देता है और गरिमा की आंखों पर शायद वह पट्टी बंधी हुई थी। गरिमा, मैं खूब जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को बड़ा घर धन दौलत देखा नहीं कि बिछ जाती हो बिस्तर पर। वह तो मेरे अमित हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं तो कोई दूसरा होता तो अब तक तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या कर चुका होता। नंदिनी अब खामोश हो चुकी थी। उसे पता था कि यहाँ उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। सारे हॉल में फुसफुसाहट होने लगती है। तभी महिमा जी ऋषि को गोद में लिए बाहर आती हैं। सारा मामला सुनने के बाद नंदिनी के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। उनको गरिमा की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह तेज आवाज में सबको डांटती हैं और तेज आवाज में नंदिनी से बोलती हैं, किचन में जाकर अपना सामान ले आओ। नंदिनी भी रोते हुए भागकर चली जाती है। महिमा जी,
आप सबको शर्म आनी चाहिए। लड़की को सरेआम बिना किसी सबूत के ऐसे खड़ा करके बेइज्जत करना कहाँ का इंसाफ है। महिमा जी सबको हिराकत की नजरों से देखती हैं। महिमा जी गरिमा के पास आती हैं और पूछती हैं, वैसे ये किस नंबर की लड़की है जो तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही थी? दामाद जी के ही ऊपर सारी लड़कियां क्यों डोरे डालती हैं? सोचा है कभी? गरिमा अपनी नजरें नीची कर लेती है। इतने में नंदिनी अपना सामान लेकर आ जाती है। महिमा जी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती हैं और ड्राइवर को फोन कर गाड़ी निकालने को कहती हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। नरेश जी भी बिना कोई सवाल किए ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं। ऋषि भी नंदिनी की गोद में होता है। वह रोती हुई नंदिनी को देखकर उसके आंसू पोंछने लगता है। आपको चोट कहाँ लगी है नंदी? नंदिनी उसे देखकर अपना सरनामे हिला देती है। तो आप लो क्यों ले हो? किसी ने दाता हो तो मेरे पापा को बताऊं। वो छुपल हीलो हैं। वो डिचुम डिचुम कर देते हैं बेड पीपल को। उसकी क्यूट बातें और एक्सप्रेशन देखकर नंदिनी रोती आंखों से भी हंस देती है। देखा, मेरे पापा के नाम से ही तुम हंस दी ना। मेरे पापा छुपल हीलो हैं। नंदिनी से महिमा जी कहती हैं, तुम्हें अब वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कल से मेरे ही घर ऋषि की देखभाल के लिए आ सकती हो। ऋषि मेरा किसी से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन उसे तुम्हारा खास लगाव हो गया है। सैलरी की चिंता तुम मत करो। हम पुरानी वाली को 30,000 देते हैं, लेकिन तुम्हें 40,000 देंगे। आपको सुबह से रात तक हमारे घर ऋषि के साथ रहना होगा। नंदिनी हैरानी से महिमा जी की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? मेरे पोते को संभालना आसान काम थोड़े ना है। और मुस्कुरा देती है। नंदिनी सोचने लगती है कि क्या करूं, एक बार माँ से पूछकर जवाब दूं क्या? महिमा जी, क्या सोच रही हो? वहाँ पर तुम्हारी पूरी सुरक्षा रहेगी। आखिर है ही कौन हमारे घर में? ले देकर 4 लोग ही तो हैं। तुम्हारे लिए आने और वापस जाने का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगी। नंदिनी, ज्यादा मत सोचो। मेरे पोते को तुम्हारी जरूरत है। नंदिनी, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। मैं एक बार अपनी माँ से भी बात करना चाहती हूँ। महिमा जी, ठीक है, ये मेरे बेटे का कार्ड रख लो। इस पर घर का पता भी है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कल से ही आ सकती हो। नंदिनी, जी। ऋषि नंदिनी की गोद में सो चुका था। महिमा जी नंदिनी को उसके बताए हुए मोड़ पर उतार कर चली जाती हैं और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, नंदिनी को हमारे घर की खुशियां बनाकर भेज दे। नंदिनी भी मन ही मन सब हिसाब किताब करती अपने घर की ओर चल देती है। नंदिनी घर पहुंचती है और अपनी माँ को आवाज देती है। उसकी माँ सुनैना जी आकर दरवाजा खोलती हैं। आ गई मेरी गुड़िया, कैसा रहा सब? शादी कैसी रही? ये पूछने पर उनकी आंखें नम रहती हैं। वह मन ही मन सोचती हैं कि मेरी नंदिनी की भी तो शादी की उम्र है, लेकिन मैं इतनी लाचार हूँ कि अपनी बेटी की कमाई पर ही जिंदा हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी के लिए भी कोई अच्छा सा राजकुमार भेज दे जो इसे जिंदगी की मुसीबतों से निकाल कर खुशियों की राह पर ले जाए। हे ईश्वर, चाहे मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी बेटी की झोली में खुशियां डाल दे। नंदिनी, माँ कहाँ खो गई? वैसे भी शादी में सब ठीक था। नंदिनी अपने मन में सोचती है कि आज की सारी बातें माँ को बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो उन्हें मेरे काम पर जाने से बहुत दिक्कत हो जाएगी और बिना काम किए हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा माँ, मेरी फ्रेंड रूबी है ना, उसने मेरी एक जॉब देखी है। एक बच्चे की देखभाल करनी है। पता है ना, सैलरी 40,000 है और सिर्फ 4 लोग ही हैं घर में। वैसे भी मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कम काम करना पड़ेगा और सैलरी भी वह बहुत ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे सुबह से रात के 8 या 9 बजे तक रहना पड़ेगा। रात की बात सुनकर सुनैना जी थोड़ा हिचकिचाती हैं, फिर पूछती हैं, तू क्या चाहती है नंदी? नंदी सुनकर नंदिनी को ऋषि की याद आ जाती है और वह मुस्कुरा देती है। बोलना नंदी, तू क्या चाहती है? नंदिनी, माँ, 40,000 महीने में आएंगे तो सब कितना सही हो जाएगा। आपका इलाज ढंग से हो पाएगा। मैं अपना ढाबा खोलने का सपना पूरा कर पाऊंगी। इसीलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बाकी जैसा आप चाहो। सुनैना जी पूछती हैं, पर रात का आना जाना कैसे हो पाएगा? नंदिनी, देख लेंगे उसका भी। अच्छा खाना दो माँ, बहुत भूख लगी है। दोनों माँ बेटी ऐसे ही परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए खाना खत्म करके बिस्तर पर चली जाती हैं। नंदिनी की आंखों में दिन भर का मंजर घूम जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। क्या गरीब होना इतना गलत है? क्या हमें अधिकार नहीं कि खुश होकर जी सकें? फिर ऋषि को सोचने लगती है, कितना प्यारा बच्चा है। मेरे बच्चे जब होंगे तब वह भी इतने ही प्यारे होंगे। हे भगवान, ये क्या सोच रही हूँ।
मैं नंदिनी तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। क्या सोचती रहती है? अपना दिमाग झटक कर नंदिनी सो चुकी थी। कल का सूरज सबकी जिंदगी बदल कर रखने वाला था। नंदिनी अपनी उलझनों को समेट कर सुबह 5 बजे उठ जाती है और नहाकर तैयार हो जाती है। उसने पीले कलर का अनारकली सूट डाल रखा था और उस पर गुलाबी चटक दुपट्टा ले लिया था। वह पूजा घर में जाकर आरती करती है और अपनी माँ को प्रसाद देती है। माँ ने उसके लिए नाश्ता बना दिया था। वह नाश्ता करके अभिमन्यु का कार्ड अपने पर्स में डालते हुए निकल जाती है। ऑटो उसे एक बड़े से घर के आगे उतार देता है, जिसका गेट बहुत बड़ा था। नंदिनी हिचकिचाते हुए अंदर जाती है। चारों तरफ फूलों की क्यारियां बनी हुई थीं। सब कुछ देखते हुए नंदिनी धीरे धीरे कदमों से घर के अंदर चली जाती है, जहां बाहर ही उसे महिमा जी मिल जाती हैं और वह नंदिनी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। प्यार से कहती हैं कि नंदिनी, तुमने ये फैसला लेकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरे ऋषि के लिए तुमसे अच्छा कोई केयर टेकर मिल ही नहीं सकता। महिमा जी नौकर को चाय लाने के लिए कहती हैं। इतने में सीढ़ियों से ऋषि आता हुआ दिखाई देता है। वह नंदिनी को देखकर चहकने लगता है और भागकर नंदिनी के पास आकर लिपट जाता है। नंदी, आप मेरे लिए मेले घर आ गईं। क्या आप भी मुझे बहुत याद कर रहे थे? नंदिनी, हाँ मेरा बच्चा, आपको कौन याद नहीं करेगा। नंदिनी भी उसी के जैसे मुंह बनाकर कहती है। दोनों का प्यार देखकर महिमा जी मन ही मन उनकी बलाई लेती हैं। ऋषि नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों तक ले जाने लगता है। कहता है, नंदी चलो, मैं तुम्हें एक चुपल मैन से मिलवा देता हूँ। नंदिनी कुछ समझ पाती तब तक ऋषि उसे अभिमन्यु के कमरे में लेकर चला जाता है। अभिमन्यु अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने सिर्फ एक तौलिया लपेट रखी थी। नंदिनी उसे इस तरह देखकर अपने चेहरे पर हाथ रखकर पलट जाती है। कुछ आवाज सुनकर अभिमन्यु भी दरवाजे की तरफ देखता है और वहां एक लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ऋषि उसके पास जाते हुए, पापा, मैंने आपको बताया था ना उस छुंदल पली के बारे में। वह पली अब हमारे घर आ गई है। अभिमन्यु हैरानी से नंदिनी की तरफ देखता है। तो ये है मिस नंदिनी, जिनका दीवाना मेरा बेटा कल से बन गया है। लेकिन ये इस तरफ देख क्यों नहीं रही है? तभी उसे अपनी दशा का भान हुआ और वह जल्दी से कपड़े पहनने लगता है। नंदिनी भी संकोच से कमरे से बाहर चली जाती है और जाकर महिमा जी के पास बैठकर चाय पीने लगती है। सीढ़ियों से अभिमन्यु और ऋषि दोनों नीचे आते हैं, जिन्हें साथ में देखकर नंदिनी को अपना बचपन याद आ जाता है। वह उन दोनों में खोए हुए देखती रहती है। महिमा जी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराती हैं। अभिमन्यु भी नंदिनी को देखकर थोड़ा झेप जाता है। महिमा जी नौकर से नाश्ता लगवाने के लिए कहती हैं और नंदिनी से भी कहती हैं कि वह भी हमारे साथ नाश्ता करे। नंदिनी थोड़ा सा कुचाने लगती है। उसकी हालत समझकर महिमा जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। अब हमारे साथ नाश्ता करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नंदिनी मना नहीं कर पाती और जाकर ऋषि के बगल एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ऋषि नंदिनी को देखकर चहक उठा था। नंदिनी पहले उसे खाना खिलाती है, लेकिन महिमा जी कहती हैं कि पहले वह जान ले कि ऋषि क्या खाता है, कैसे खाता है। आज का दिन वह सिर्फ उसे बताएंगे ऋषि के बारे में। ये सुनकर नंदिनी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। अभिमन्यु चोर नजर से एक दो बार नंदिनी को देखता है। अभिमन्यु मन में, है तो खूबसूरत, अब देखना पड़ेगा माँ जैसे बता रही थी वैसे काम भी करती है कि नहीं। वैसे खूबसूरत चीजें हमेशा धोखा ही देती हैं। कुछ सोचकर अभिमन्यु का मन कड़वा हो जाता है और वह जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके उठ जाता है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आने में थोड़ा देर हो जाएगी। महिमा जी, ये कौन सी नई बात है? ये तो तुम्हारा रोज का है। चलो कोई नहीं बेटा, खूब तरक्की करो, खुश रहो, भगवान तुम्हारी खुशियों को लौटा दे। अभिमन्यु एक नजर पूरे परिवार को देखकर चला जाता है। रास्ते में वह अपने किसी आदमी को फोन करता है। नंदिनी के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। उधर महिमा जी ने नंदिनी को सारा काम समझा दिया था। ऋषि और नंदिनी दोनों अपने कमरे में बैठकर होमवर्क खत्म कर रहे थे। इतने में उसके दादाजी कमरे में आ जाते हैं। नरेश जी को देखकर नंदिनी खड़ी हो जाती है। नरेश जी प्यार से कहते हैं, अरे बेटा बैठो, तुम भी हमारी बेटी जैसी ही हो। मैं तो बस ऋषि को देखने आया था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमें सारी चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। नरेश जी एक नजर नंदिनी को देखते हैं और मन ही मन अपनी पत्नी की पसंद की सराहना करते हैं। फिर दादाजी कुछ देर उन लोगों के पास बैठते हैं, फिर उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं।
ऋषि नंदिनी से कहता है कि अब उसे भूख लगी है। नंदिनी कहती है कि अभी तो तुमने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया। ऋषि क्यूट सा पप्पी फेस बनाकर कहता है, प्लीज मुझे नूडल्स खाने हैं। नंदिनी उसके आगे पिघल जाती है और वह कहती है, अच्छा पहले जल्दी से होमवर्क फिनिश करते हैं, फिर मैं आपके लिए अच्छा सा नूडल्स बना दूंगी। ऋषि जल्दी जल्दी अपना होमवर्क करने लगता है। नंदिनी उसे नूडल्स खिलाती है। गार्डन में जाकर दोनों खूब खेलते हैं। फिर नंदिनी उसे खाना खिलाकर दूध भी पिला देती है। उसे कमरे में लोरी गाकर सुला देती है। लोरी की आवाज सुनकर ऋषि के दादा दादी की आंखें नम हो जाती हैं। महिमा जी, पता नहीं किन किन बातों के लिए तरसा है मेरा बच्चा। हे भगवान, मेरे ऋषि की हमेशा रक्षा करना और उसको दुनिया की सारी खुशियां देना। ऋषि को कमरे में सुलाकर नंदिनी बाहर आती है और महिमा जी से कहती है कि अब वह घर जाएगी। महिमा जी ड्राइवर को बुला लेती है और उससे कहती है कि ध्यान से नंदिनी को उसके घर तक छोड़े। नंदिनी महिमा जी का पैर छू लेती है। महिमा जी अपना प्यार भरा हाथ नंदिनी के सर पर रख देती हैं। नंदिनी अपने घर चली जाती है और महिमा जी का विश्वास कुछ और पक्का हो जाता है। अभिमन्यु भी अब पहले जैसा नाजुक दिल का अभिमन्यु नहीं रह गया था। उसने अपने सोसेंस से नंदिनी की सारी हिस्ट्री पता कर ली थी। उसे कहीं भी कुछ गलत नहीं लगा तो थोड़ी सी हमदर्दी जरूर जागी थी। अब अभिमन्यु एक सफल बिजनेसमैन है। पूरे जिले में उसे सब जानते हैं। घर, फैक्ट्री, जमीन जायदाद सब है, बस है नहीं तो मन का सुख और शांति। अपने 2 साल के बच्चे का सिंगल पिता होना उसके लिए आसान नहीं है। पत्नी तनीषा के धोखे के बाद उसने अपना स्वभाव ही बदल लिया है। माँ बाप और अपने बच्चे के लिए ही जीना चाहता है, सारे सुख देना चाहता है, इसीलिए दिन रात मेहनत में खुद को जलाता है। वह ऋषि से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वह उसे सारी दुनिया से संभाल कर रखता है। इसीलिए गोलू मोलू से ऋषि बहुत दब्बू और डरा हुआ बच्चा बन चुका है। पिता के देखते ही उसकी आंखों में जो चमक भर जाती थी, वही अभिमन्यु के लिए उसकी शक्ति थी। किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर ऋषि या तो अपने दादा दादी से लिपट जाता है या रोने लगता है। अभिमन्यु अपनी माँ के बारे में भी सोचता है। वह ऋषि को अपने राजकुमार की तरह रखती है, लेकिन हार्ट पेशेंट होने की वजह से अब उसके साथ ज्यादा खेल कूदना मुश्किल था। महिमा जी ने दबी जुबान में कई बार अभिमन्यु को शादी के लिए कहा, लेकिन दूसरी शादी का नाम सुनते ही अभिमन्यु की आंखों में अंगारे भर जाते थे। ऋषि अब नंदिनी से अपनी तरफ से श्योर हो चुका था। इधर महिमा जी भी अपने कार्यक्रम का ताना बाना बुन रही थी। महिमा जी ने अपने बेटे को तड़पते हुए, रातों को सिसकते हुए देखा था। अब वह उसे गुस्से और लाचारी में नहीं देखना चाहती थी। शादी के नाम पर उसका गुस्सा देखते ही उन्होंने अपने इस दिल की हसरत को कहीं दबा कर रख लिया था और मन ही मन बहुत कुछ सोच लिया था। छोटे से ऋषि के कंधों पर सबकी खुशियों की जिम्मेदारी थी, जिसे वह बखूबी निभा रहा था। अपनी शरारतों और हंसी से सबके दिल के दुखों को निकाल रहा था। बाबा, दादी, पापा जैसे शब्दों से सबके दिलों का संगीत बना हुआ था। अभिमन्यु उसे अपने सीने से लगाए अपने रातों को काट रहा था। इधर नंदिनी भी ऋषि और अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी, जैसा कि महिमा जी ने बताया था। और अभिमन्यु के दिल में ऋषि के लिए प्यार देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। दुनिया में ऐसे भी पिता होते हैं। ये एहसास उसे अभिमन्यु की इज्जत करने पर मजबूर कर रहा था। अभिमन्यु को एक झलक जो उसने तौलिए में देखी थी, वह उसके दिमाग को झनकार रहा था। 25 साल की नंदिनी के दिल की तरंगों में बार बार वह छवि आ रही थी। आज रात सब कुछ न कुछ सोचते हुए अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे और फिर अगली सुबह हुई। नंदिनी अपने समय पर उठ गई और पूजा अर्चना करने के बाद अपनी माँ को प्यार से बाय करके ऋषि के घर चली गई। ऋषि भी बेसब्री से हॉल में नंदिनी का इंतजार कर रहा था। दादी कब आएगी? अपनी नंदी न जाने कितनी बार पूछ चुका था। अभिमन्यु को उसके इंतजार पर हंसी आ रही थी और थोड़ी जलन भी हो रही थी। उसने प्यार से ऋषि को समझाया, बेटा वह तुमसे बड़ी है ना, तो तुम उसे आंटी बोलो या कुछ और बोलो, ऐसे नाम लेना ठीक नहीं। लेकिन ऋषि बोल पड़ा, पापा वह मेरी आंटी नहीं, मेरी फ्लेंद है और फ्लेंद को आंटी नहीं बोलते। महिमा जी मुस्कुराती हैं। अभिमन्यु भी हैरानी से महिमा जी की तरफ देखता है, क्योंकि ऋषि बहुत ही कम बोलता है, लेकिन आज वह नंदिनी के बारे में कितना बोल रहा था। अभिमन्यु के मन में कहीं ना कहीं एक खुशी होती है। इतने में नंदिनी भी गुलाबी सूट पहने दरवाजे से चली आती है। ऋषि तेजी से दौड़कर उससे लिपट जाता है। नंदी, मैं तब से आपका इंतजार कर रहा था। नंदिनी भी नीचे बैठकर उसे हक कर लेती है और उसके गालों पर प्यार से किस्सी कर लेती है।
बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। दोनों का प्यार देखकर अभिमन्यु थोड़ा जल उठता है और वह तेजी से सर्वेंट को आवाज देता है नाश्ता लगाने के लिए। सब साथ में नाश्ता करते हैं और अभिमन्यु अपना कोई सामान लेने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। नंदिनी ऋषि को लेकर बाहर गार्डन में आ जाती है। ऋषि और नंदिनी छुपम छुपाई खेलने लगते हैं। ऋषि नंदिनी की आंखों पर पट्टी बांध देता है और साथ में अपने दादा दादी को भी ले लेता है। सब मिलकर गार्डन में खेलना शुरू करते हैं। नंदिनी सबको पकड़ने की कोशिश करती है। ऋषि हंसते हुए इधर से उधर भाग रहा था। इतने में अभिमन्यु अपनी फाइल लेकर दरवाजे से बाहर आता है और नंदिनी उससे टकरा जाती है और उसे संभलने के लिए अभिमन्यु उसकी कमर पकड़ लेता है। नंदिनी आकर अभिमन्यु के सीने से लग जाती है, जिससे अभिमन्यु को एक झटका लगता है। नंदिनी जब देखती है कि वह गिरी नहीं है, तो वह जल्दी से अभिमन्यु से दूर हो जाती है और अपनी आंख की पट्टी हटा देती है। अभिमन्यु को देखकर वह डर जाती है। सुबह की जलन अभिमन्यु पर हावी हो जाती है और वह गुस्से में नंदिनी को घूरता है और डांटता है कि जब खेलना नहीं आता तो कोई चीज शुरू मत किया करो। कौन सी चीज कहाँ करनी है ये कब समझ में आएगा? गार्डन उस तरफ है, उस तरफ जाकर खेलो। ऋषि नंदिनी को डांट खाते देखकर उदास हो जाता है। अभिमन्यु ऋषि की आंखों में उदासी भांप जाता है। फिर नंदिनी की तरफ देखकर कहता है, अच्छा ठीक है, आपको इधर नहीं खेलना चाहिए। इधर से हमेशा कोई आता जाता रहेगा। आप लोग को दूसरी तरफ गार्डन में जाकर खेलना चाहिए। नंदिनी अपना सर झुकाकर ऋषि का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाती है। अभिमन्यु भी अपना सर झटक कर ऑफिस चला जाता है। पूरे दिन भर अभिमन्यु के जहन में नंदिनी का गले लगना बार बार आता रहता है। वह बार बार अपने ख्यालों को झटकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। वह खुद से गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हर खूबसूरत लड़की धोखा देती है, ये बात मुझे पता है। फिर भी मैं बार बार क्यों उस नंदिनी के बारे में सोच रहा हूँ? आखिर क्या है उसमें ऐसा? मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ अपने विषय के बारे में सोचना है। मुझे बहुत मेहनत करनी है, अपनी इस होटल के बिजनेस को देश से लेकर विदेश तक फैलाना है। मुझे कोई नंदिनी रोक नहीं सकती। मन ही मन अपने आप को डांटता है और फिर अपना सारा ध्यान काम में लगा देता है। नंदिनी भी ऋषि का सारा काम अच्छे से कराकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब उठती है तो देखती है कि मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। वह थोड़ी देर खिड़की पर खड़ी होती है और सुबह की फ्रेश एयर को अपने फेफड़ों में उतारती है। अचानक से उसके दिमाग में भी अभिमन्यु से गले लगने का पल कौंध जाता है। उसके शरीर में एक मीठी सी झुरझुरी होती है। वह सोचती है कि क्या है मिस्टर अभिमन्यु में कि वह बार बार उसकी तरफ खींचती जा रही है। कुछ तो है उनकी आंखों में जो उसे दिखता है। कितना खालीपन है उनकी आंखों में। वह कितने अच्छे पिता हैं, एक अच्छे बेटे हैं, एक सफल बिजनेसमैन है। फिर क्यों उनकी जिंदगी ऐसी है? भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? फिर वह सोचती है कि मैं क्यों इतना सोच रही हूँ उनके बारे में। मुझे सिर्फ अपने काम से काम देना चाहिए। मुझे ऋषि को उसके डर घबराहट से बाहर निकालना है और मैं ये करके रहूंगी। मन ही मन निश्चय करते हुए वह बाथरूम में घुस जाती है। सफेद सूट पहने, उस पर नीले रंग का दुपट्टा लेकर वह बाहर निकलती है। माँ के साथ प्यार से बातें करती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है। अभिमन्यु के घर पहुँचते पहुँचते मौसम पूरा बदल जाता है। तेज बारिश ने धरती को अपनी आगोश में ले लिया था। ऑटो वाले को पैसे देती हुई सीधे घर में भाग जाती है, जहाँ ऋषि अपनी दादी से बाहर जाने के लिए गार्डन में खेलने के लिए जिद कर रहा था। नंदिनी प्यार से ऋषि को समझाती है कि बेटा अभी बारिश हो रही है, अभी आप अगर बाहर जाकर खेलोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। आपकी नाक से नोची आने लगेगी और फिर आपको बुखार हो जाएगा। नंदिनी उसे अजीब आवाजों से डरा रही थी। ऋषि एकटक नंदिनी को देख रहा था। इतने में अभिमन्यु सीढ़ियों से नीचे आता है और वह नंदिनी पर गुस्सा हो जाता है कि एक तो ऋषि पहले से ही इतना डरपोक है और तुम क्या कर रही हो? उसके मन में डर भर रही हो प्रकृति के लिए। ऋषि बाहर जाएगा और भीगेगा, उसके साथ मैं भी भीग लूंगा, क्योंकि ऋषि किसी से नहीं डरता। मेरा बच्चा। महिमा जी हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी, क्योंकि अभिमन्यु को बारिश में भीगना कभी पसंद नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। अभिमन्यु भी ना जाने किन एहसासों के तले ये सब बोल गया था। शायद नंदिनी के लिए उसका गुस्सा
उसकी जलन उस पर हावी हो जाती थी। ऋषि को लेकर अभिमन्यु बाहर गार्डन में चला जाता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कांपते हुए घर में आ जाते हैं, जिसे देखकर महिमा जी हंस देते हैं और उन दोनों को देखकर नंदिनी भी मुस्कुरा देती है। ऋषि नंदिनी से आकर बोलता है, नंदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हालांकि ठंड तो अभिमन्यु को भी लग रही थी, लेकिन वह अपनी अकड़ में खड़ा रहता है। नंदिनी अपने पास तौलिया लेकर बैठी थी। वह प्यार से ऋषि के बालों को पोंछने लगती है और उसको कमरे में लेकर चली जाती है। नंदिनी ऋषि के बालों को पोंछकर उसके कपड़े बदल देती है और उसे गर्म बिस्तर में लिटाकर लोरी गाने लगती है। अभिमन्यु भी अपने कमरे में जाकर, चल बेटा अभिमन्यु, जल्दी से कपड़े बदल ले, ठंड के मारे जान निकल रही है। वह भी जाकर कपड़े बदलता है और कमरे का रूम हीटर ऑन कर देता है। नंदिनी ऋषि को प्यार से सुलाती है और उसके सो जाने के बाद बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती है। नंदिनी भी बाहर बारिश को बहुत प्यार से देखती है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने कभी उसके साथ इतना वक्त नहीं बिताया, उसे इतना प्यार नहीं दिया। वह हमेशा अपने माँ के ही पास रहती थी। एक नजर अभिमन्यु के कमरे की तरफ देखती है और किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु के कमरे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खुलता है तो देखता है नंदिनी दरवाजे पर है। नंदिनी उसके लिए अदरक वाली चाय और प्याज के पकोड़े बनाकर लाई थी। नंदिनी कहती है, अभिमन्यु जी, आप ही अदरक वाली चाय पी लीजिए, आपको ठंड नहीं लगेगी। एक नजर भी उसको नहीं देखता अभिमन्यु। नंदिनी भी इस बात को समझती है। वह चाय और पकोड़े टेबल पर रखकर बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद अभिमन्यु झटके से दरवाजा बंद करता है और जल्दी जल्दी चाय और पकोड़े खाने लगता है। स्वाद से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। नंदिनी नीचे आकर महिमा जी और नरेश जी को भी पकोड़े और चाय देती है। फिर वह महिमा जी से पूछकर अपने घर के लिए निकल जाती है। वह सोचती है, अगले दिन नंदिनी ऋषि के घर जाती है। हॉल में सिर्फ महिमा जी और नरेश को देखकर वह सिर्फ थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि रोज गोलू ऋषि उसके इंतजार में खड़ा रहता था। वह महिमा जी के पास आकर पूछती है, ऋषि कहाँ है? तो महिमा जी कहती हैं, उसकी तबीयत खराब हो गई, रात में उसे बुखार हो गया, डॉक्टर आकर दवाई दिए हैं और वो सो रहा है। नंदिनी ऋषि के कमरे में जाती है। वहाँ अभिमन्यु अपने सीने से ऋषि को लगाए सो रहा था। अभिमन्यु के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसमें वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। नंदिनी दरवाजे पर ही खड़ी दोनों बाप बेटे की नजर उतार लेती है। अभिमन्यु के लिए नंदिनी के दिल में इज्जत और बढ़ जाती है। वह सोचती है कि क्या कोई पिता इतना अच्छा हो सकता है? कैसे एक बच्चे की तरह, एक माँ की तरह अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। ऋषि अपने पिता की गोद में सिमटा हुआ एकदम प्यारा सा लग रहा था। नंदिनी एक नजर उन दोनों को देखती है और फिर नीचे आकर किचन में चली जाती है। वह जाकर ऋषि के लिए स्वीट कॉर्न सूप बनाती है और उसे ढक कर रख देती है। इतने में उसे अभिमन्यु सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई देता है, जो कि बार बार छींक रहा था। नंदिनी उसके लिए भी एक काढ़ा बनाती है और मिक्स वेजिटेबल सूप बनाती है। नंदिनी अभिमन्यु के पास आकर सूप और काढ़ा रख देती है। नंदिनी महिमा जी की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कि आप ही कहिए इनसे खाने के लिए। महिमा जी अपने कंधे उचका देती हैं। नंदिनी डरते हुए अभिमन्यु से कहती है कि आप प्लीज सूप पी लीजिए और काढ़ा भी। अभिमन्यु एक मिनट नंदिनी को देखता है। उसे नंदिनी से शायद कुछ शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि कल नंदिनी को मना करने के बावजूद अपनी जिद में ऋषि को बाहर ले गया, जिसकी वजह से आज ऋषि बीमार है। चुपचाप अपना काढ़ा और सूप खत्म कर लेता है। नंदिनी ऐसा उसको करते देख मन ही मन मुस्कुरा उठती है और चुपचाप ऋषि का सूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु भी ऊपर ऋषि के कमरे में आता है तो बहुत ही प्यार से नंदिनी ऋषि को सूप पिला रही थी। अभिमन्यु उन दोनों को देखकर कहीं खो सा जाता है। अभिमन्यु, क्या तुम हो नंदिनी? एक तनीषा थी जो ऋषि की सगी माँ होकर भी उसे छोड़कर चली गई, फिर पलटकर कभी नहीं देखा कि वह जिंदा भी है या नहीं। और एक तुम हो जो ऋषि पर अपना प्यार लुटा रही हो। अपनी इतनी आदत मत डालो ऋषि को कि वो तुम्हारे बिना रह ना पाए। और इन लाइनों को बोलते समय अभिमन्यु के दिमाग में एक स्पार्क सा हुआ। क्या नंदिनी ऋषि को छोड़कर चली जाएगी? क्या ऋषि फिर अकेला हो जाएगा? नहीं नहीं, वह अपने बच्चे को टूटते हुए नहीं देख सकता। वह ऋषि को नंदिनी के ज्यादा करीब नहीं जाने देगा।
वह अपने ऋषि का खुद ख्याल रखेगा। ये सब सोचता अभिमन्यु उन दोनों के पास आ जाता है। ऋषि अब तक सूप अपना खत्म कर चुका था। वह अपने पापा को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, पापा नंदी कितनी प्याली है ना। अभिमन्यु एक नजर नंदिनी को देखकर बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। नंदिनी बहुत गौर से अभिमन्यु को देखती है। नंदिनी के मन में कहीं न कहीं अभिमन्यु के लिए कुछ तो था, शायद इज्जत या कुछ और। अभिमन्यु जाकर ऋषि के पास बैठ जाता है और प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। ऋषि भी अपने पिता की गोद में बैठा उसके गालों को, कभी उसकी शर्ट के बटन को छेड़ता रहा। नंदिनी ऋषि का रूम ठीक करने लगी थी, लेकिन चोरी चोरी वह अभिमन्यु की तरफ भी देख रही थी। नंदिनी शायद अभिमन्यु में एक बेहतर इंसान और एक सबसे अच्छा पिता देख रही थी, जो कहीं ना कहीं उसकी दबी हुई भावनाओं को जगा रहा था। नंदिनी के साथ उसके पिता ने जैसा सुलूक किया था, नंदिनी को पिता का एक अलग ही नजरिया अभिमन्यु ने दिखाया था। अपना काम खत्म करके नंदिनी घर चली जाती है, लेकिन कुछ था जो उसका महिमा मेंशन में ही छूट गया था। अगले दिन नंदिनी पूरा दिन ऋषि के आगे पीछे घूमती रही। तबीयत खराब होने की वजह से अभिमन्यु ने छुट्टी ले रखी थी। अभिमन्यु ऋषि के लिए नंदिनी के एफर्ट को बहुत बारीकी से महसूस कर रहा था। ऋषि नंदिनी से कभी नूडल्स बनवाता तो कभी लूडो खेलने के लिए बाहर जाने की जिद बार बार, लेकिन नंदिनी बहुत प्यार से उसे संभाल रही थी। जब रूठ जाता था तो तरह तरह का मुंह बनाकर उसे मनाती। महिमा जी भी दूर से बैठे उन दोनों की खुशियों को देख रही थी। ऐसा नहीं है नंदिनी ने अभिमन्यु को नोटिस नहीं किया। चोर निगाहों से नंदिनी अभिमन्यु को देख ही लेती। ऋषि ने भी आखिर जिद पकड़ ली, उसे बाहर खेलना है। नंदिनी ने बहुत समझाया, लेकिन ऋषि मान नहीं रहा। थककर नंदिनी ने महिमा जी की तरफ देखा। महिमा जी ने मुस्कुराकर सर्वेंट से बैट बॉल मंगा लिया। अब सबको ऋषि के छोटे बल्ले से ही खेलना था। सबने अभिमन्यु को एक नजर देखा तो उसने जानबूझकर अपनी नजर अपने लैपटॉप में घुसा ली। नंदिनी ने ऋषि से कहा कि ऋषि, आपके पापा डरते हैं कि कोई उन्हें आपके सामने हरा ना दे। ऋषि ठुनकते हुए बोला, मेरे पापा छुपल हीरो हैं, उन्हें कोई नहीं हला सकता। नंदिनी ने एक नजर अभिमन्यु को देखा। ऋषि जाकर अभिमन्यु के पैरों में लिपट गया। पापा प्लीज खेलो ना। अभिमन्यु मना नहीं कर पाया। उसने एक नजर नंदिनी को देखा और अकड़कर खड़ा हो गया। पूरा घर दो अलग टीमों में बट चुका था। नंदिनी, महिमा जी, नरेश जी एक तरफ और ऋषि अभिमन्यु और खाना बनाने वाली आंटी एक तरफ। ऋषि ने पहले अपने पापा को बैट लेकर भेजा। महिमा जी ने भी मुस्कुराकर नंदिनी को बॉलिंग के लिए भेज दिया। अभिमन्यु उस छोटे से बैट के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन बात इज्जत की थी तो कोई बहाना नहीं। इधर नंदिनी भी अपने मोहल्लों के बच्चों के साथ खूब खेली थी। उसे प्रैक्टिस थी। इसने पहली ही बॉल पर छुपल मैन अभिमन्यु को ऑफ कर दिया। नंदिनी खुशी से चिल्लाने लगी। ऋषि भी आकर उसके पैरों में लिपट गया। अभिमन्यु हैरानी से ऋषि को देखता रह गया। उसमें अपनी पार्टी बदल ली। ऋषि को खुश देखकर वह भी मुस्कुरा उठा था और धीरे से बैठ रखकर अपने सोफे की तरफ जाने लगा। नंदिनी धीरे से बुदबुदाई, हम छुपल मैन। अभिमन्यु की श्रवण शक्ति से कोई गलती नहीं हुई। फिर वह सोफे की तरफ नहीं जा सका। वह भी सबके साथ खेलने लगा। नरेश जी की गेंद को पकड़कर स्टंप की तरफ फेंकते हुए अभिमन्यु नंदिनी से टकरा गया। नंदिनी ने भी गिरने के डर से कसकर अभिमन्यु को जकड़ लिया। नंदिनी के दिल के तार झंझना उठे अपनी स्थिति का एहसास होते ही। जैसे नंदिनी अभिमन्यु से दूर होने लगी, उसके बाल अभिमन्यु की शर्ट में उलझ चुके थे, जिससे फिर वह एक बार उसके नजदीक आ गए। नंदिनी ने सर उठाकर अभिमन्यु को देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। नंदिनी की आंखों में लगा काजल अभिमन्यु को बहुत भला लग रहा था और नंदिनी को अभिमन्यु की मर्दाना खुशबू अपनी तरफ खींच रही थी। नंदिनी कभी किसी मर्द के इतने करीब नहीं गई थी। उसका पहला एहसास जो उसे बहुत गुदगुदा रहा था। अभिमन्यु जल्दी से उसके बालों को अपने बटन से अलग करता है
और दूर खड़ा हो जाता है। नंदिनी भी सर झुकाकर अपनी टीम के पास चली जाती है। सब लोग खेलने के बाद जूस पीने लगते हैं। दादाजी कहते हैं, भाई आज तो मजा ही आ गया, कितने दिन बाद ये घर में रौनक है। नंदिनी तुम्हारा शुक्रिया बेटी, सदा खुश रहो। महिमा जी नंदिनी जिस भी घर में जाएगी उस घर में उजाला कर देगी। इस बात पर नंदिनी ने एक नजर अभिमन्यु को देखा, फिर अपनी नजरें झुका ली। अभिमन्यु के भी सोचों में ये बात आई थी कि नंदिनी किसी और की है। खेल खत्म हो चुका था। ऋषि थक कर सो गया था नंदिनी की गोद में। नंदिनी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और फिर बिस्तर में सुला देती है। कुछ पल यूं ही ऋषि को देखती रहती है कि अब वह सच में शादी करके ऋषि से दूर रह सकती है। उसे ऋषि से एक अलग ही लगाव हो गया था। ऋषि के लिए उसके मन में ममता जाग चुकी थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखें नम हो गईं। वह जल्दी से दौड़कर कमरे से बाहर चली गई और अपना बैग लेकर वहां से चली गई। नंदिनी के आने से ऋषि चहकने लगा था। पूरा घर खुशियों से रंगा था। एक दिन सुबह खेलते हुए ऋषि सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया, जहां खाना बनाने वाली सुनीता आंटी का भाई आया हुआ था और सुनीता आंटी बहुत प्यार से उसे राखी बांधी थी। ऋषि ने आंटी से पूछा, आंटी आप ये क्या कर रहे हो? तो आंटी ने ऋषि को प्यार से जवाब दिया, ये राखी है जो बहन अपने भाई को बांधती है, फिर बड़ा भाई उसकी रक्षा करता है और बहन उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देती है। ऋषि कुछ सोचते हुए घर के अंदर भाग आता है। दादी मेला कोई छोटू भाई या बहन क्यों नहीं है? दादी उसके सवाल सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। इतने में अभिमन्यु नीचे आता है। ऋषि भागकर उससे भी यही सवाल पूछता है। अभिमन्यु प्यार से ऋषि को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि ने जैसे जिद पकड़ ली थी। महिमा जी और नरेश जी अभिमन्यु को एक उम्मीद की नजर से देखने लगते हैं। अभिमन्यु गुस्से से ऋषि को डांट देता है। तभी वहां नंदिनी आ जाती है। ऋषि रोते हुए नंदिनी से आकर लिपट जाता है। नंदी मेला कोई छोटू भाई बहन क्यों नहीं है? नंदिनी पूरे घर की तरफ देखकर सारा माजरा समझ जाती है और प्यार से ऋषि को अपनी गोद में उठा लेती है। नंदिनी, आंटी अभी तो हमारा ऋषि ही छोटा है कि हमें इसे गोलू कहना पड़ता है, तो फिर हम एक और छोटा बेबी क्यों ले आए अपने घर में? जब हमारा ऋषि बड़ा हो जाएगा, अपने छोटे भाई बहन को संभालने के लायक हो जाएगा, तब हम एक नन्हा सा बेबी घर ले आएंगे। उसके लिए ऋषि को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना ऋषि? और ऋषि समझदारी से अपनी गर्दन घुमाता है। जब मैं खूब बड़ा हो जाऊंगा तब मेरे छोटे भाई बहन आएंगे। नंदिनी हाँ में सर हिला देती है। ऋषि जल्दी से अपने कमरे में भाग जाता है। अभिमन्यु गुस्से से नंदिनी की तरफ देखता है और उसे डांटता है, तुम क्यों मेरे बच्चे को झूठी उम्मीद दे रही हो? रिश्ते, प्यार, शादी ये सब फरेब है और अब मैं इन सब चक्करों में पड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए ऋषि और माँ पिताजी ही मेरी जिंदगी है, तो तुम बीच में मत आओ और मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो, समझी? होती कौन हो तुम मेरे बच्चे को ये बताने वाली कि उसके छोटे भाई बहन कब आएंगे? महिमा जी जल्दी से अभिमन्यु के पास आते हैं और वह उसे रोककर समझाती हैं कि वह अभी बच्चा है, जब वह बड़ा हो जाएगा तब हम उसे प्यार से सब बातें समझा सकते हैं, लेकिन अभी उसको सच्चाई बताना या उसकी जिद पर डांटना सही नहीं है। हो सकता है वह कुछ गलती समझ बैठे। अभिमन्यु गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। नंदिनी भी उदास हो जाती है और इसी के कमरे में चली जाती है। अभिमन्यु आज ऑफिस में सबके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। होती कौन है वह मेरे बच्चे को समझाने वाली? मैं उसका पिता हूँ, मैं उसे समझा लूंगा, मैं उसे डांट लूंगा। वह क्यों है मेरी जिंदगी में? अब मैं उसे अपनी जिंदगी में घुसने नहीं दूंगा। शाम को घर आते वक्त अभिमन्यु गुस्से से अपनी गाड़ी एक क्लब की तरफ मोड़ देता है और वहां जाकर नशा करता है। नशा करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। नंदिनी ऋषि को सुलाकर बस घर से निकलने ही वाली होती है कि अभिमन्यु लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आता है और उसका ये रूप देखकर नंदिनी को अपने पिता की याद आ जाती है और वह अभिमन्यु को घूरने लगती है। अभिमन्यु नंदिनी को देखकर बड़बड़ाने लगता है, होती कौन हो तुम मुझे ऐसे घूरने वाली? नंदिनी उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और झटके से छोड़ देती है। नंदिनी,
आपने कभी सोचा है कि आपके इस रवैये का आपके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, सब मर्द एक जैसे होते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी अय्याशी से, अपने नशे से मतलब होता है। उनके बच्चों के मन पर क्या असर पड़ता है, इससे उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा पिता समझा था, लेकिन आप भी हैं तो एक आखिर मर्द ही ना। आज आपने भी अपनी औकात दिखा ही दी ना। ऋषि भोला है, मासूम है, उसे हमें प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन आपको तो अपनी जिद प्यारी है। लेकिन मैं आपको ऋषि के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं ऋषि की जिंदगी किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगी। आप आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अभिमन्यु नंदिनी को खींचकर अपने करीब कर लेता है। अभिमन्यु, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरे बेटे की चिंता करने वाली? माँ नहीं हो तुम उसकी, और माँ बनने की कोशिश भी मत करो। अपने काम से काम रखो, उसकी केयर टेकर हो और वही बनकर रहो। इतना कहकर वह उसे झटक कर छोड़ देता है। नंदिनी जमीन पर नीचे गिर जाती है और अभिमन्यु लड़खड़ाते हुए अंदर चला जाता है। दरवाजे पर खड़ी महिमा जी ये सब देख रही थी। अभिमन्यु के अंदर जाने के बाद वह नंदिनी के पास आ जाती हैं। महिमा जी अफसोस से नंदिनी के पास बैठ जाती हैं। नंदिनी अपनी भरी हुई आंखों से महिमा जी को देखती है और उनसे लिपट जाती है। मैंने क्या गलत कहा आंटी जी? मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने तो बस उन्हें ऋषि की नजरों में गिरने से रोका, क्योंकि मैं जानती हूँ जब अपना पिता शराब के नशे में घर आता है तो कैसा लगता है। महिमा जी प्यार से नंदिनी के सर को सहलाते हुए कहती हैं, मेरा अभिमन्यु ऐसा नहीं था नंदिनी, कभी भी नहीं था। वक्त के साथ उसने अपने आप को कहीं छोड़ दिया है। वक्त ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और महिमा जी नंदिनी को अभिमन्यु का सारा अतीत बता देती हैं। नंदिनी सारी सच्चाई जानकर बहुत हैरान परेशान होती है। नंदिनी उठकर महिमा जी से कहती है कि वह सब ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। महिमा जी नंदिनी से कहती हैं कि नंदिनी, मुझे तुम्हारे अंदर एक उम्मीद नजर आती है। नंदिनी धीरे से उठती है और महिमा जी के पैर छूकर घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन नंदिनी चुपचाप अपना सारा काम करती है। अभिमन्यु हॉल के सोफे पर बैठा उसे देखता रहता है। अभिमन्यु मन में, मैंने कल नंदिनी से बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। नंदिनी अभिमन्यु को पूरे तरीके से इग्नोर करती है। तभी भागते हुए ऋषि उसके पास आता है। नंदी नंदी, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बना दोगी? नंदिनी प्यार से सिर हिलाकर किचन में चली जाती है। अभिमन्यु के पास ये एक अच्छा मौका था। वह भी नंदिनी के पीछे किचन में आ जाता है। नंदिनी अपना दुपट्टा साइड की कुर्सी पर रखकर नूडल बनाने में बिजी थी। अभिमन्यु पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। संकोच के नाते अभिमन्यु कुछ बोल नहीं पाता। तभी नंदिनी किसी काम से पलट जाती है। अभिमन्यु नंदिनी को ऐसे खुले गले में देखकर हक्का बक्का रह जाता है। नंदिनी भी अपने दोनों हाथों को आगे कर लेती है और जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है। नंदिनी, कुछ काम था आपको? अभिमन्यु, ओ हाँ, मेरा मतलब है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात के लिए? अभिमन्यु, कल आपसे ज्यादा बोल गया मैं। अभिमन्यु की सारी सच्चाई जानने के बाद नंदिनी के मन में उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऋषि अभी छोटा है। अभिमन्यु, हाँ मैं आगे से ख्याल रखूंगा। अभिमन्यु को सोचकर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नंदिनी हैरानी से अभिमन्यु को देखती है। अभिमन्यु भी सोचने लगता है, ये मैंने क्या बोल दिया। वह मुड़कर जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आपको अपना वादा याद रखना पड़ेगा। अभिमन्यु भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, दोस्ती की शुरुआत क्या मेरे लिए भी नूडल्स बनाकर करोगी? नंदिनी खुशी खुशी मान लेती है और वह भी अभिमन्यु के लिए नूडल्स बनाने लगती है। हॉल में सोफे पर बैठे दोनों बाप बेटे बेसब्री से नंदिनी का इंतजार करते हैं। नंदिनी दोनों हाथ में नूडल्स लेकर बाहर आती है। अभिमन्यु का नूडल्स उसके आगे रखकर वह दूसरे सोफे पर जाकर ऋषि को प्यार से नूडल्स खिलाने लगती है। नंदिनी ऋषि को बहुत प्यार से फूंक मारकर खिला रही थी। अभिमन्यु की आंखों में एकाएक एक साया आकर गुजर गया। ये क्या सोच रहा है? नहीं, ये हर तरफ से गलत है। नंदिनी कितनी खूबसूरत है, चंचल है, उसे अपने जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे अपने साथ खोखली जिंदगी में बांधकर मत रख। नंदिनी ऋषि को खिलाकर उसके कमरे में लेकर चली गई, मगर अभिमन्यु वहीं सोफे पर अपने ख्यालों में बैठा रहा।
थोड़ी देर बाद लोरी की आवाज अभिमन्यु के कानों से होकर गुजरने लगी और वह मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद न जाने किन एहसासों से घिरा वह ऋषि के कमरे की तरफ बढ़ गया। ऋषि और नंदिनी सो चुकी थी। नंदिनी का हाथ ऋषि के बालों में था। उन दोनों को नजर में भरने के बाद अभिमन्यु अपने कमरे में लौट गया। अपने कमरे में आने के बाद अभिमन्यु आंखें मूंद कर कमरे में रखे सोफे पर बैठ गया। आज उसका अतीत उसे कचोट रहा था। न जाने क्यों वह नंदिनी और तनीषा की आपस में तुलना करने लगा था, जो कि गलत था। तनीषा की गलती की सजा वह और उसका बेटा और उसका पूरा परिवार अभी तक भुगत रहे थे। अभिमन्यु अपने एहसासों को दबाना अच्छी तरीके से जानता था। सर झटक कर उसने अपने ख्यालातों को किनारे किया और फिर अपने काम में लग गया। नंदिनी भी अपना काम खत्म करके घर जा चुकी थी। अभिमन्यु ऋषि को लेकर बेड पर लेटा था। नींद की झपकी आई हुई थी कि फोन की घंटी झंझना उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा और फोन रिसीव कर लिया। उस तरफ से सिसकने की आवाज आई। अभिमन्यु को एक पल भी नहीं लगा पहचानने में कि वह नंदिनी है। क्या बात है नंदिनी, क्या परेशानी है? नंदिनी सिर्फ सिसकती रही। अभिमन्यु का सब्र जवाब दे रहा था। उसने गुस्से में पूछा, भगवान के लिए नंदिनी बोलो, क्या हुआ? देखो मुझे बहुत घबराहट हो गई है, नंदिनी ने रोते हुए कहा। वह माँ को लेकर हॉस्पिटल आई है। हॉस्पिटल का नाम पूछकर अभिमन्यु ऋषि को गोद में उठाकर महिमा जी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। महिमा जी को सारी बात समझाकर वह जल्दी से गाड़ी लेकर अस्पताल की तरफ चल देता है। रिसेप्शन पर नाम पूछने के बाद वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ जाता है। गैलरी में नंदिनी सर झुकाकर एक बेंच पर बैठी थी। उसने धीरे से आवाज दी, नंदिनी। नंदिनी उसे देखते ही अपना सब्र खो देती है और जाकर अभिमन्यु से लिपट जाती है। अभिमन्यु जी, माँ को पता नहीं क्या हो गया है। अभिमन्यु जी, मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? आप प्लीज डॉक्टर को बोलिए ना, वह जल्दी से माँ को ठीक कर दे। नंदिनी के गले लगने से एक पल को अभिमन्यु सुन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और नंदिनी के सर पर हाथ रख दिया। कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं देख कर आता हूँ डॉक्टर से बात करके। तब तक तुम बैठो यहाँ पर और बिल्कुल भी रोना नहीं। तुम अपनी माँ की ताकत हो। अगर तुम यूं ही हार मान लोगी तो फिर अभी माँ जब ठीक हो जाएगी तब वह तुम्हें कैसे देखेगी? नंदिनी एक छोटे बच्चे के जैसा अभिमन्यु की बात मानकर बैठ जाती है, हाथों से अपनी पलकों को रगड़ती। नंदिनी अभिमन्यु को एकदम ऋषि की जैसी लगती है। वह जाकर डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बताते हैं कि हाल बहुत गंभीर है। डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ भी कहना नामुमकिन है। अभिमन्यु वापस नंदिनी के पास आ जाता है, उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है और नंदिनी को देखता है, जो चुपचाप सर झुकाकर बैठी रहती है। अभिमन्यु को उस पर दया आ जाती है। अभिमन्यु को नंदिनी के बारे में सब पता होता है कि पिता के नशे ने और उसकी अय्यासियों ने दोनों माँ बेटी को बहुत दुखी कर दिया है, पर अब नंदिनी ही उसकी माँ का एकमात्र सहारा है। अभिमन्यु प्यार से नंदिनी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसे सांत्वना देने लगता है। नंदिनी भी अभिमन्यु के कंधे पर अपना सर टिका लेती है। तभी नर्स माँ के केबिन से बाहर आती है और कहती है कि नंदिनी कौन है, पेशेंट आपको बुला रहे हैं। नंदिनी तुरंत उठकर खड़ी होती है। साथ में अभिमन्यु भी नंदिनी की माँ के पास चला जाता है। नंदिनी की माँ उन दोनों को साथ में देखती है और इशारे से अपने पास बुलाती है। नंदिनी अपनी माँ को देखकर बहुत मुश्किल से अपना रोना रोक पाती है। नंदिनी जाकर बेड के बगल में रखे स्टूल पर बैठ जाती है और अभिमन्यु उसके पास खड़ा रहता है। नंदिनी की माँ की आंखें नम थीं। वह नंदिनी से कहती है कि बेटा, अब तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी, तुम्हें अब अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। नंदिनी की माँ अभिमन्यु को झुकने का इशारा करती है और कहती है, तुम नंदिनी का साथ कभी मत छोड़ना। मेरी बेटी बहुत भोली है, अभी दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी नंदिनी को इस संसार में खोने मत देना बेटा। अभिमन्यु सुनैना जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, वह नंदिनी को हमेशा संभाल कर रखेगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। सुनैना जी नंदिनी का हाथ
अभिमन्यु के हाथ में रख देती है। नंदिनी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। नंदिनी की माँ ने एक नजर उन दोनों को देखा, फिर अपनी आंखें मूंद ली। नंदिनी बिलक उठी। अभिमन्यु ने भी दर्द से अपनी आंखें मूंद ली। अभिमन्यु ने हॉस्पिटल का सारा फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद महिमा जी नरेश जी को हॉस्पिटल बुला लिया। ऋषि को आंटी के पास छोड़कर वह सब हॉस्पिटल आ गए थे। महिमा जी नंदिनी को अपने सीने में छुपाए हुए थी। अभिमन्यु सुनैना जी की अंतिम विदाई का सारा इंतजाम करता है और इस घड़ी में अभिमन्यु का परिवार नंदिनी के साथ खड़ा था। महिमा जी नंदिनी को लेकर महिमा मेंशन आती हैं, जहां ऋषि नंदिनी को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। नंदिनी को क्या हुआ है दादी? महिमा जी जानबूझकर ऋषि को नंदिनी की गोद में दे देती हैं। नंदिनी अपने सीने से ऋषि को लगाकर सिसक उठी। नंदिनी ऋषि को गले से लगाकर अपने दिल को तसल्ली देती रही। थोड़ी देर बाद ऋषि को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। ऋषि भी नंदिनी को इतना दुखी देखकर चुप ही रहता है। थोड़ी देर बाद जब वह अभिमन्यु ऋषि के कमरे में आकर देखता है तो दोनों एक दूसरे से लिपटकर सोए हुए थे। अभिमन्यु नीचे हॉल में आ जाता है, जहां महिमा जी और नरेश जी पहले से ही बैठे हुए थे। महिमा जी अभिमन्यु को देखती हैं। अभिमन्यु जाकर महिमा जी के पैरों में बैठ जाता है और अपना चेहरा उनकी गोद में छुपा लेता है। महिमा जी प्यार से अभिमन्यु का सिर सहलाने लगी। महिमा जी बोली, नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है। अभिमन्यु छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया है। उसकी इस दुख की घड़ी में हमें उसके साथ होना चाहिए। अभिमन्यु बैठे बैठे ही अपनी गर्दन हिलाता है। महिमा जी अभिमन्यु से कहती हैं कि वह नंदिनी को अब इस घर में रहने को कहेंगे। अभिमन्यु महिमा जी की कोई बात का जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह सबके लिए अलग चुनौतियां लेकर आई थी। माँ के जाने के बाद नंदिनी एकदम शांत हो जाती है, लेकिन ऋषि के ख्याल रखने में कोई कमी नहीं आई थी। ऋषि की छोटी छोटी बातों पर नंदिनी मुस्कुरा देती थी। महिमा जी नंदिनी को माँ का प्यार देने में जरा भी नहीं चूकती थी। अभिमन्यु को भी नंदिनी का शांतपन खल रहा था, लेकिन वह अपने बनाए गए नियमों के दायरे में बंधा था। समय बीतता है। नंदिनी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन महिमा मेंशन की वह चमक कहीं खो सी गई थी। एक दिन अचानक रसोई में काम करने वाली आंटी रोते हुए आती हैं और महिमा जी के पास बैठ जाती हैं। आंटी जी की बेटी को पैरालाइज अटैक आया था। आंटी का जाना जरूरी था। महिमा जी घर के कामों के लिए संकोच करती हैं, लेकिन नंदिनी आगे आती है और कहती है कि वह सब संभाल लेगी। महिमा जी नंदिनी को देखकर आंटी को जाने की इजाजत दे देती हैं। आंटी जी नंदिनी को दुआएं देते हुए चली जाती हैं। रात को डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, लेकिन स्वभाव के विपरीत नंदिनी और ऋषि भी आज नीचे ही थे। नहीं तो रोज नंदिनी ऋषि को लेकर उसके कमरे में चली जाती थी। ऋषि सोफे पर बैठकर कार्टून देख रहा था। नंदिनी ने उसे पहले ही खिला दिया था। आज डाइनिंग टेबल पर सबको खाना नंदिनी ने शुरू किया। अभिमन्यु गौर से इस बदलाव को देख रहा था। उसके मन भाव को समझते हुए महिमा जी बोलती हैं कि सविता की बेटी को अटैक आया था, तो वह कुछ दिन की छुट्टी पर है। अभिमन्यु सर हिलाकर रह जाता है। खाने का निवाला मुंह में लेते ही उसे अलग स्वाद का एहसास होता है और वह एक नजर उठाकर नंदिनी को देखता है। नंदिनी भी उसी पल अभिमन्यु को देख रही थी। दोनों की आंखें एक पल को उलझती हैं। अभिमन्यु की आंखों में प्रशंसा के भाव थे और नंदिनी की आंखों में हिचकिचाहट के। नरेश जी तारीफ कर करके थक नहीं रहे थे। महिमा जी भी नंदिनी को बता चुकी थी कि खाने में बहुत स्वाद है, लेकिन अभिमन्यु चुपचाप सिर्फ खाता रहा। उसके खाने की गति देखकर महिमा जी समझ चुकी थी उसे खाना कितना पसंद आया है। महिमा जी नरेश को देखकर मुस्कुरा देती हैं। दोनों ही आंखों में बातें कर लेते हैं। नंदिनी सबके खाने के बाद किचन का काम खत्म करती है। तब तक वह बाहर आती है तो देखती है सोफे पर अभिमन्यु ऋषि को चिपकाए सो रहा था। ऋषि के दादा दादी कमरे में जा चुके थे। नंदिनी धीरे से एक दो बार अभिमन्यु को आवाज देती है। ऋषि जग न जाए, इसीलिए उसकी आवाज थोड़ी फुसफुसाहट के साथ रहती है, लेकिन अभिमन्यु शायद उठने वाला नहीं था, इसलिए नंदिनी हिचक कर उसके कंधे पर अपने हाथ रख देती है। अभिमन्यु किसी का स्पर्श पाकर अपनी आंखें खोल देता है। नंदिनी अपनी बड़ी आंखों को मटकाकर ऋषि की तरफ इशारा करती है।
अभिमन्यु ऋषि को बाहों में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। नंदिनी भी उसके पीछे ही थी। ऋषि को लिटाकर अभिमन्यु जैसे ही पीछे पलटता है, नंदिनी से टकरा जाता है और दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ऋषि कसमसाने लगता है। अभिमन्यु नीचे था और नंदिनी अपनी सांसों के तूफान के साथ उसके सीने से लगी पड़ी थी। नंदिनी की गर्म सांसें अभिमन्यु की गर्दन में सरगोशी कर रहे थे। अभिमन्यु अपनी जागती एहसासों से हड़बड़ाकर नंदिनी को धकेल देता है, लेकिन नंदिनी दोगुनी तेजी से अभिमन्यु के सीने से आकर चिपक जाती है। अभिमन्यु आंखें चोरी करके नंदिनी को देखता है। नंदिनी अपने बालों की तरफ इशारा करती है। बालों की रस्सियों ने एक बार फिर दोनों को एक साथ जकड़ दिया था। बालों को निकालकर नंदिनी धीरे से अभिमन्यु से अलग हो जाती है। गालों पर उसके हया का रंग उतर आया था। अभिमन्यु की नजदीकी हमेशा नंदिनी के लिए खुशगवार ही रहती है। नंदिनी के मन में अभिमन्यु के लिए दबे हुए एहसास थे। अभिमन्यु को अलग नजरों से देखने लगी थी। काम में बिजी अभिमन्यु सबकी सेवा करता। अभिमन्यु अपने बच्चे पर प्यार लुटाता, माता पिता के लिए हमेशा तत्पर रहता। अभिमन्यु नंदिनी की आंखों में बस चुका था। नंदिनी कहीं भी हो, अभिमन्यु उसकी निगाहों की जद से बाहर नहीं जाता। अभिमन्यु का हर रूप नंदिनी को दीवाना बनाए जाता। नंदिनी बचपन से ही मर्द जाति के अलग ही रूप से रूबरू हुई थी, लेकिन अभिमन्यु में उसे सब कुछ अच्छा लगता था। शायद इसीलिए पहले दिन से ही उसका झुकाव अभिमन्यु की तरफ था। अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए होठों पर एक सजीली मुस्कान लिए नंदिनी सो चुकी थी। इधर अभिमन्यु के हाल भी जुदा न थे। नंदिनी को चोर निगाहों से ताकना, इसकी जज्बे झलकाती आंखें उसे छुपी न थीं। पता नहीं क्यों नंदिनी का चोरी चोरी उसे देखना अभिमन्यु के मन को गुदगुदा जाता था। ऑफिस से आते समय उसके मन में एक सवाल होता है, क्या वह चली गई होगी या घर ही होगी। अक्सर उसे एक झलक देख पाने के लिए ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करता था। जब से वह इस घर में रहने लगी थी, उसे घर के शोर भाने लगे थे। किचन में उसकी खिटपिट उसे संगीत लगने लगा था। ऋषि के साथ पूजा घर में आरती गाती तो उसके मन में कई सपने जन्म लेने लगते। ऋषि की लोरी में उसे दुनिया जहान की ममता नजर आती, लेकिन हर बार वह अपने एहसासों को अपने अतीत की परछाइयों के डर से झटक देता था। हर बार वो खुद को रोक लेता था और आज भी उसके सीने से लगी नंदिनी की आंखों में उसे सपनों का एक जहां देखा था। दिल के झुकाव के आगे हर बार अभिमन्यु अपने दिमाग को आगे कर लेता था। अपनी उधेड़ बुन को विराम देकर अभिमन्यु गहरी नींद में सो चुका था। सुबह नंदिनी और इसी के चीखने की आवाज से अभिमन्यु हड़बड़ा कर उठ जाता है और भागकर नंदिनी के कमरे में जाता है। कमरे में नंदिनी बाथरूम के छोटे ऋषि से चिपक कर खड़ी थी। अभिमन्यु को देखकर ऋषि भागकर उसके पास आता है। पापा पापा, छिप्पी छिप्पी। अभिमन्यु पूछता है, क्या हुआ। ऋषि चिल्लाकर फिर छिप्पी छिप्पी बोलता हुआ दादी के पास भाग जाता है। घबराया हुआ अभिमन्यु नंदिनी के पास पहुंच जाता है। नंदिनी उंगली से दीवार की तरफ इशारा करती है जहां एक छिपकली होती है। अभिमन्यु नंदिनी को देखकर हंस देता है। हंस क्यों रहे हैं, प्लीज उसे भगाइए। नंदिनी अपने चेहरे को छुपाते हुए कहती है। अभिमन्यु ये किस किस की आवाज से छिपकली को भगा देता है। कहता है, लो भाग गई छिपकली। नंदिनी रिलैक्स हो गई थी, सांस लेती है गहरी और कहती है, थैंक गॉड। लेकिन फिर से उसे उसकी पोजीशन का एहसास होता है और वह जल्दी से बाथरूम की तरफ मुड़ जाती है। जल्दी से भाग के आने के कारण फर्श पर पानी लगा हुआ था। पानी नंदिनी की चप्पल के नीचे आता है और वह फिसल जाती है और हमारे अभिमन्यु साहब अपनी जिम बॉडी का फायदा उठाते हुए लपक कर उसे थाम लेते हैं। पानी से धुला बेदाग चेहरा, लंबे खुले बाल जिनमें पानी की बूंदें ठहरी हुई थी, अभिमन्यु के चेहरे को भिगा जाती हैं। जिन एहसासों से डरता भागता अभिमन्यु अपने दिमाग से दिल को रोके हुए था, लेकिन दिल आज फिर नंदिनी की तरफ झुक रहा था। बाहों में लिपटी नंदिनी उसके अरमानों को जगा रही थी। नंदिनी तो पहले से ही अभिमन्यु के एहसासों के शहर में थी, जो आज कुछ और ज्यादा आगे बढ़ गई थी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद दोनों के कान में ऋषि के हंसने की आवाज आती है। आ टीवी पर ही लो,
अपनी हीरोइन को ऐसे ही बचाता है। नंदी, क्या तुम भी छुपल हीरो की हीरोइन हो? दोनों झेपते हुए जल्दी से अलग हो जाते हैं। नंदिनी फट से बाथरूम भाग जाती है। पापा, क्या आप नंदी को किच्ची कर रहे थे? नहीं बेटा, अभी आप ये सब क्या कह रहे हो? अभिमन्यु अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए थोड़ा गुस्से से ऋषि से कहता है। अंदर से हालत तो उसकी भी खराब थी। ये बच्चे भी ना, इसके टीवी के चैनल चेंज करवाने पड़ेंगे। माँ बिना बच्चों के आगे पता नहीं क्या क्या देखती रहती है। ऋषि को गोद में लेकर हर हाल में आ जाता है। इधर नंदिनी बाथरूम में गहरी सांसें ले रही थी। ऋषि की हीरोइन वाली बात उसके दिल में उतर गई थी। क्या मैं अभिमन्यु की हीरोइन बन सकती हूँ? नंदिनी मन ही मन अपने आप से मुखातिब हुई। नहीं, कहाँ वो इतने हैंडसम, कितने अमीर और इतने सज्जन। वह तो मुझे एक नजर देखते ही नहीं, लेकिन उनकी आंखें कितनी प्यारी हैं। ये कैसा एहसास है? हे भगवान, मैं क्यों उनके पास रहना चाहती हूँ? उनकी बाहों का घेरा मुझे क्यों इतना महफूज लगता है? क्यों उनका छूना मुझे बुरा नहीं लगता? क्यों उनकी एक नजर की तलबगार रहती हूँ मैं? हे भगवान, मेरे दिल को मेरे बस में रखने की ताकत दीजिए। ये सब सोचते हुए वह तैयार हो जाती है। काले रंग के सूट में उसकी पूरी रंगत निखर कर आ रही थी। माथे पर एक छोटी सी बिंदी उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही थी। नंदिनी सीढ़ियों से नीचे आती है। अभिमन्यु की नजर उठी और फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ गई। उसने अपना दिल खड़ा किया और महिमा जी की तरफ देखने लगा। महिमा जी अपने बेटे की हरकतों को बारीकी से देख रही थीं। दिल ही दिल में भगवान से दुआएं मांग रही थीं। ऋषि भागकर नंदिनी के पास जाता है और कहता है, नंदी, कल दीपावली है, आज हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। नंदिनी कहती है, लेकिन बेटा, मुझे आज बहुत काम है, सारी तैयारियां करनी है, घर की सजावट करनी है। महिमा जी कहती हैं, वह सब नौकर देख लेंगे, तुम हमारे साथ चलोगी। महिमा जी मन में कुछ प्लान कर चुकी थी। महिमा जी ऋषि और नंदिनी को लेकर शॉपिंग पर जाती हैं। नंदिनी ऋषि के लिए कपड़े और खिलौने खरीदती है, कुछ सामान घर के लिए खरीदती हैं। महिमा जी कपड़ों की दुकान पर बैठी रहती हैं। नंदिनी के लिए एक साड़ी गुलाबी रंग की पसंद करती हैं और उसे तैयार करके भेजने के लिए बोल देती हैं और फिर कुछ सोचकर ज्वेलरी सेक्शन में चली जाती हैं। ड्राइवर से ऋषि को घर भेजकर नंदिनी भी महिमा जी के पास आकर बैठ गईं। महिमा जी ने कनखियों से नंदिनी को देखा और दुकान पर खड़ी लड़की थी एक अंगूठी दिखाने के लिए बोलती है। नंदिनी पूछती है, आंटी, ये अंगूठी किस लिए है? महिमा जी मुस्कुराकर कहती हैं, ये मैंने अभिमन्यु के लिए एक लड़की देखी है, उसके लिए। अब मेरा बेटा कितने दिन तक अकेला रहेगा? किसी न किसी को तो उसकी जिंदगी में लाऊंगी ही ना। ऋषि कब तक माँ के साथ के बिना रहेगा? मुझे भी तो मेरे घर में मेरी बहू चाहिए, जिसके पायल की झनकार, जिसकी चूड़ियों की खन खन मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दे। नंदिनी महिमा जी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसे ऐसे लगता है कि उसके दिल को किसी ने दबोच लिया हो और सांस बाहर नहीं आ रही है। उसकी आंखों की कोरों में पानी भरने लगता है। वह शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे कर लेती है और अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश करती है। महिमा जी उसकी हरकतों को नोट करती रहती हैं और बोलती हैं, नंदिनी बेटा, जरा अपना हाथ दो। मैंने जो लड़की देखी है वह भी तुम्हारी कदकाठी की है, तो अंगूठी का नाप तुम्हारी उंगली से लिया जा सकता है। नंदिनी अपनी भावनाओं को दबाते हुए अपना हाथ आगे कर देती है। महिमा जी उसे अंगूठी पहनाकर उसका हाथ इधर उधर करके देखने लगती हैं। देखना नंदिनी, अच्छी लग रही है क्या? नंदिनी सिर पर गर्दन हाँ में हिला देती है। हाँ बेटा, इसे पैक कर दो, महिमा जी दुकान पर खड़ी लड़की से कहती हैं। सब शॉपिंग हो गई ना नंदिनी, चलो अब घर चलते हैं। नंदिनी भी जैसे यहाँ से भाग जाना चाहती थी, उसने तेजी से अपना सर हिलाया और पलट गई। नंदिनी जल्दी से जल्द अपने कमरे में जाकर रोना चाहती थी। मॉल से घर का रास्ता उसे कितना लंबा लग रहा था कि ये वही जानती थी। गाड़ी के रोकते ही वह अपनी तरफ का दरवाजा खोल कर निकल जाती है और सीढ़ियां चढ़ जाती है। महिमा जी अपनी मुस्कान दबाते हुए शॉपिंग का सारा सामान अंदर रखवाती हैं। नंदिनी भागकर बाथरूम में जाती है और टूटकर बिखर जाती है। आज उसे अपने एहसास समझ आ जाते हैं। वह अभिमन्यु के साथ किसी का नाम भी नहीं सुन पाती। ऋषि से अलग होने की बात सुनकर ही उसकी सांस अटक गई थी। वह अपने आप से कहती है कि क्या वह उनके बिना रह पाएगी? जो जगह उसकी नजरों में अभिमन्यु की है, क्या वह जगह मैं किसी को दे पाऊंगी? नहीं, कभी नहीं।
मैं जिसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें तो सपनों से भी सुंदर राजकुमारी मिलनी चाहिए। मैं क्या करूँगी उनके बिना? कैसे जीऊँगी? क्यों अभिमन्यु जी, क्यों? आप क्यों इतने अच्छे हैं? क्यों आपकी हर बात मुझे अच्छी लगती है? बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, अपनी जान से भी ज़्यादा। लेकिन मैं आपकी तकदीर में नहीं, आप मेरी तकदीर में नहीं। मेरी जैसी लड़की के नसीब में आप जैसा भगवान नहीं लिखता, ऊपर वाला। लेकिन मैं जिंदगी भर आपके साथ में रहना चाहती हूँ। ऋषि की माँ बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों के आगे आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। नंदिनी अपने मन को समझाकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारती है, अपना चेहरा ठीक करके बाहर आती है, पूरे घर को एक प्यार की हसरत से देखती है। सोफे पर बैठे ऋषि को देखकर उसका दिल फिर भर आता है, लेकिन वह अपने जज्बातों को दबाती है, आकर काम में लग जाती है। उसने मन में कुछ सोच लिया। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु दरवाजे से अंदर आता है। वह काफी खुश दिखाई देता है। नंदिनी, जो हॉल में सोफे के कवर चेंज कर रही थी, उसे देखकर, इन्हें देखो, शादी की खबर से कितनी बत्ती सी दिखाए। मुझे तो एक नजर भी नहीं देखते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं? वह बड़बड़ाते हुए अपना काम कर रही थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखता है तो हूं करके पलट जाती है। आई बड़ी, जब देखना था तब नहीं देखा, शादी तय हो गई तो पता नहीं क्या देख रहे हैं। अभिमन्यु को उसका स्वभाव बहुत अटपटा लगता है, लेकिन सब बातों को इग्नोर करके वह अपने कमरे में चला जाता है। नंदिनी उसको जाते हुए देखती है और एक बार फिर मुंह फुलाकर काम करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है। नंदिनी के दिल को कहीं आराम नहीं था। किचन में भी आज कुछ ज्यादा ही खटर पटर चल रही थी। महिमा जी अपना प्लान सक्सेस होता देख खिल उठती हैं। डिनर में सब शांति से अपना काम खत्म करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदिनी भी अपने किचन का काम समेटकर आंगन में आती है। आंगन खाली था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। वह वापस किचन में जाकर एक मग कॉफी को लेकर छत की ओर निकल जाती है। नंदिनी का बदला स्वभाव अभिमन्यु ने भी नोटिस किया था, इसीलिए वह उससे बात करने नीचे आ रहा था। लेकिन तभी नंदिनी उसे छत पर जाती दिखाई दी। वह इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? कुछ सोचकर अभिमन्यु उसके पीछे हो लिया। छत की रेलिंग से लगकर खड़ी नंदिनी अपने ख्यालों में गुम थी। मैं अभिमन्यु जी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। अभिमन्यु जी को मेरी आंखों में क्या उनके लिए कुछ नजर नहीं आता कि अभिमन्यु जी की पत्नी ऋषि को माँ का प्रेम दे पाएगी? ऋषि क्या किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे पाएगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हूँ। मैं दिवाली के बाद चली जाऊंगी। ऋषि को खूब अच्छे से समझा दूंगी। काश कि मैं अपने दिल को भी समझा पाती, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ? चाहे जहाँ चली जाऊंगी, लेकिन अपने इस दिल का दर्द अब किसी के आगे नहीं खोलना। नंदिनी अपनी सोचों में गुम थी। अभिमन्यु कब उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है, उसे भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद नंदिनी को किसी के साथ खड़े होने का एहसास होता है। जब वह अपने बगल में देखती है तो अभिमन्यु को देखकर चौंक जाती है। आप यहाँ कैसे? क्यों? मेरा घर है, मेरी छत है, मैं चाहे कहीं भी हूँ, कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? नंदिनी अभिमन्यु के रूखे रवैये को देखकर अपना मुंह बनाने लगती है, लेकिन अभिमन्यु को नजर भरकर देखने का लालच भी नहीं छोड़ पाती। नंदिनी अभिमन्यु को एकटक देखती रहती है। अभिमन्यु, क्या अब आंखों से ही खाने का इरादा है क्या? नंदिनी अपनी गर्दन ना में हिला देती है। थोड़ी देर दोनों यूं ही खड़े रहते हैं। नंदिनी कुछ सोचकर पीछे मुड़ जाती है और नीचे जाने लगती है। अभिमन्यु हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगता है। तभी अचानक नंदिनी दौड़कर आती है और उसके सीने से लग जाती है। नंदिनी, अभिमन्यु जी, आप ऋषि का साथ कभी मत छोड़िएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप हमेशा उसके साथ रहें। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। फिर झटके से नंदिनी अभिमन्यु से अलग होती है और भागते हुए नीचे चली जाती है। अभिमन्यु अजीब एहसासों में वहीं खड़ा रह जाता है। उसके समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। नंदिनी क्यों ऐसा कह रही थी? पागल है ये लड़की और मुझे भी पागल करके छोड़ेगी। जाकर अपने कमरे में सो जाता है अभिमन्यु। इधर नंदिनी अपने कमरे की बालकनी में बेहताशा रोए जा रही थी। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट होती है और वह सतर्क होकर बैठ जाती है।
महिमा जी उसके कमरे में आती हैं, कुछ देर और उससे रोते हुए देखती हैं, उसके पास चली आती हैं। नंदिनी अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती है। महिमा जी शांति से बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी उनकी तरफ सर उठाकर देखती है। नंदिनी, क्या तुम ऋषि की माँ बनना और मेरे नालायक बेटे की बीवी बनना पसंद करोगी? महिमा जी की आवाज सुनकर नंदिनी हैरान रह जाती है। उसे लगता है वह कुछ गलत सुन रही है। वह अपनी आंखें टिमटिमाते हुए महिमा जी को ही देखती रहती है। महिमा जी मुस्कुराकर, क्या हुआ? नहीं बनना है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऋषि के लिए कोई दूसरी माँ ढूंढ दूंगी। नंदिनी तेजी से अपना सर हाँ में हिलाने लगती है और महिमा जी से लिपट जाती है। महिमा जी मुस्कुराती हैं और प्यार से नंदिनी के सर पर हाथ रख देती हैं। पागल, मैं नहीं समझूंगी, प्यार करती है ना मेरे बेटे से। महिमा जी की गोद में छुपी नंदिनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। महिमा जी कहती हैं, जब ऐसे इंसान से प्यार किया है तो रोना बंद करो। महिमा जी नंदिनी को कुछ समझाने लग जाती हैं। बात सुनकर नंदिनी आश्चर्य का भाव लिए महिमा जी को देखती है। महिमा जी, क्या देख रही हो? मैं भी उस नालायक की माँ हूँ। प्यार तो वह भी तुमसे करता है, देखती हूँ कितने दिन छुपाता है। नंदिनी एक बार फिर महिमा जी की गोद में पनाह कर लेती है। अगली सुबह महिमा निवास में काफी चहल पहल रहती है। नंदिनी पूरी जिम्मेदारी से घर के सारे काम देख रही थी। आज अभिमन्यु के खास दोस्त घर पर आने वाले थे। नंदिनी ने अपने हाथ में इंतजाम की सारी बागडोर ले रखी थी। नंदिनी कभी किचन में जाती, कभी हॉल में, कभी कमरे में। ऋषि नंदिनी का छोटा असिस्टेंट बनकर घूम रहा था। नंदिनी ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर दी होती हैं। धानी रंग के सूट में नंदिनी खिली खिली सी लग रही थी। महिमा जी की बातों ने उससे एक आश्वासन दे दिया था। नंदिनी आज बार बार ऋषि को हसरत भरी नजरों से देख रही थी। सोच रही थी कि काश उसे एक बार माँ कहकर बुलाए। अभिमन्यु भी नंदिनी के चेहरे की रौनक ही देखकर खोता जा रहा था। डोरबेल बजी और अभिमन्यु के सारे दोस्त आ गए। लंच करके शाम की पूजा के बाद अपने घर जाने वाली थी। महिमा जी और अभिमन्यु ने सबका स्वागत बहुत अच्छे से किया। नंदिनी की बनाई डिश सबके मुखड़े पर इस्माइल ले आई थी। अभिमन्यु भी एक प्रशंसा भरी निगाह नंदिनी पर डालता है। लेकिन ये क्या, वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद नंदिनी और ऋषि पूजा की तैयारियों के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आते हैं। नंदिनी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका हुस्न निखर रहा था। हाथों में हरी गुलाबी रंग की चूड़ियां, गले में पतला सा हार महिमा जी ने उसे दिया था। पैरों में पायल, खुले बाल, कुल मिलाकर आज नंदिनी की सुंदरता का कोई सानी नहीं था। छोटा ऋषि भी गुलाबी कुर्ते में एकदम राजकुमार लग रहा था। दोनों को साथ देखकर अभिमन्यु की नजरों में दुनिया जहान की हसरतें उमड़ आई थीं। अपने बालों को ठीक कर नंदिनी धीरे धीरे चलती हुई सोफे तक आ गई। अभिमन्यु को तो कोई होश ही नहीं था। ब्यूटीफुल, एक आह भरी आवाज से अभिमन्यु होश में आया तो देखा तो उसका दोस्त सुजान नंदिनी को अपनी नजरों से स्कैन कर रहा था। अभिमन्यु सुजान की हरकतें बहुत अच्छे से जानता था। वह एक बिगड़ा शहजादा था। अभिमन्यु को उसे नंदिनी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अभिमन्यु फिर से नंदिनी की तरफ मुखातिब होता है। अभिमन्यु की नजर उसके चेहरे से फिसलती हुई अब उसकी गर्दन और पतली कमर पर चली गई। साड़ी में उसकी गोरी कमर खासी नुमाया हो रही थी, जिस पर उसने पतली सी करधनी बांध रखी थी। अभिमन्यु खुद नंदिनी की खूबसूरती में जकड़ा हुआ था, लेकिन नंदिनी का यूं सज धज कर उसके दोस्तों के सामने आना उसे गुस्सा दिला रहा था। नंदिनी ने प्यार से सबको अभिवादन किया। महिमा जी ने सबको नंदिनी से मिलवाया। महिमा जी ने नंदिनी को ऋषि की केयर टेकर नहीं, अपनी बेटी बताया, जिसे सुनकर नंदिनी की आंखें नम हो जाती हैं। अभिमन्यु को अब उसके दोस्त उसके सर पर भार नजर आ रहे थे। अब जल्दी से जल्दी उन सबको चलता करना चाहता था। न जाने क्यों सुजान की नजर उसे छोड़ रही थी। सुजान नंदिनी की कमर और उसकी खुली पीठ को अपनी नजरों से निगाह में लिए हुए था। अभिमन्यु अपने दांत पीसता हुआ नंदिनी से कहता है, तुम जाकर पूजा की तैयारी करो, तुम्हें वहां बहुत काम है ना। नंदिनी हैरानी से अभिमन्यु को देखती है, क्योंकि अभिमन्यु की आवाज में आज अजीब सा गुस्सा उसे महसूस होता है। बिना बोले वह चुपचाप रंगोली बनाने चली जाती है। हॉल में सभी हंसी मजाक कर रहे थे। अभिमन्यु की नजर बार बार नंदिनी पर जाती है, जो रंग रंगोली बनाने में व्यस्त थी।
उसके बालों की लट उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर देती है। ऋषि की हेल्प का भी कोई फायदा ना होता। इन दोनों को साथ यूं देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर मंद मुस्कान थी, लेकिन मुस्कान तब गायब हो गई जब सुजान बहाने से नंदिनी के पास पहुंच गया। अभिमन्यु की हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह अपने कमरे में चला जाता है और तेज आवाज में नंदिनी को बुलाता है। नंदिनी, हाय, क्या बात है? आज मिस्टर तोप मुझे अपने कमरे में बुला रहे हैं। कहीं उन्हें मेरे और माँ के प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो ये भूखा शेर आज मेरी जान ले लेगा। बहुत कुछ मन में सोचती हुई नंदिनी धीमे कदमों से अभिमन्यु के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर खड़ी नंदिनी जैसे ही कमरे में अपना कदम बढ़ाती है, अभिमन्यु उसे अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। नंदिनी अभिमन्यु के इस रवैये से डर जाती है। नंदिनी, बे आप किया। अभिमन्यु, चुप चुप, बिल्कुल चुप। क्या कर रही थी तुम नीचे उस सुजान के साथ? नंदिनी, हैं? मैं क्या कर रही थी? अभिमन्यु, ज्यादा भोली मत बनो। नंदिनी, अभिमन्यु जी, आप क्या बोल रहे हैं? अभिमन्यु, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? लड़कियों को सेंस होती है कि कौन किस नजर से देख रहा है। तुम्हें उस सुजान की हरकत अजीब नहीं लगती? क्यों नहीं उठकर चली आई तुम? क्या जरूरत थी उससे हंस हंस कर बातें करने की? और ये क्या सूझा तुम्हें साड़ी पहनने का? इतना सजने धजने की क्या जरूरत है तुम्हें? बोलो, जब पता था कि आज मेल गेस्ट आने वाले हैं तो क्यों इतना सज रही थी तुम? अभिमन्यु अपनी जलन में न जाने क्या क्या अभिमन्यु नंदिनी को बोलता रहता है। नंदिनी तो अभिमन्यु के एहसासों में ही खोई रहती है, क्योंकि अनजाने में अभिमन्यु ने अभी भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। अभिमन्यु गुस्से से नंदिनी को देखता है, जो मुस्कुरा रही होती है। अभिमन्यु का गुस्सा फट पड़ता है। जवाब दो मेरी बातों का। अक्ल नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? या फिर ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं इस घर से जाने की? सोचा होगा कि सुजान जैसा कोई पसंद कर ले और उसके साथ तुम? अभिमन्यु की बात मुंह में ही रह जाती है। बस अभिमन्यु जी, क्या बोल रहे हैं आप? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? नंदिनी नम आंखों से अभिमन्यु को देखती है और झटक कर दरवाजा खोल देती है। आपकी सोच बहुत गलत है अभिमन्यु जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा मेरे बारे में सोच सकते हैं। आपको मेरी आंखों में क्या कुछ नजर नहीं आता? अपने आगे के बोल। नंदिनी आंसुओं के साथ पी लेती है और भागकर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अभिमन्यु उठ गए पछतावे के साथ पीछे खड़ा रह जाता है। वह जान रहा था कि उसने गुस्से में बहुत ही गलत बोल दिया है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शाम होने पर सारे दोस्त निकलने को तैयार हो जाते हैं। सुजान एक दो बार पूरे घर में अपनी नजर फिराता है। जब उसे नहीं रहा जाता तो वह अभिमन्यु से पूछ ही लेता है कि नंदिनी कहाँ है। अभिमन्यु सुजान से कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, वह आराम कर रही है, तुम फिर कभी उससे मिल लेना। आखिरकार सारे दोस्त चले ही जाते हैं। अभिमन्यु सूनी निगाहों से नंदिनी के कमरे की तरफ देखता है और फिर सर झुकाकर उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। अभिमन्यु नंदिनी को कितनी बार ही आवाज दे चुका था, लेकिन नंदिनी के दरवाजे नहीं खुलते। महिमा जी और ऋषि अभिमन्यु के पास आ जाते हैं। महिमा जी अभिमन्यु से पूछती हैं कि क्या बात है। अभिमन्यु अपने पछतावे और सूनी आंखों के साथ महिमा जी से अपनी और नंदिनी की बातचीत बता देता है। महिमा जी सारी बात जानकर बहुत गुस्सा होती हैं। गुस्से में उनका हाथ अभिमन्यु के गाल पर छप चुका था। महिमा जी लंबी सांस लेते हुए अभिमन्यु को अपने कमरे में खींच कर ले जाती हैं। महिमा जी, कैसे निर्मोही हो तुम अभिमन्यु? क्या तुम्हें नंदिनी की आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? प्यार करती है वह तुमसे अभिमन्यु, बहुत प्यार, लेकिन आज तुमने उसे बहुत गलत समझ लिया। क्या यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए थे? महिमा जी अभिमन्यु को डांटती जाती हैं। अभिमन्यु के कानों में महिमा जी के शब्द धड़ धड़ बज रहे थे। प्यार करती है वह तुमसे अभिमन्यु। अभिमन्यु की आंखों में नंदिनी के साथ बिताया हुआ हर पल घूमने लगता है और नंदिनी की छलकी आंखों को याद कर अपनी पलकें भींच लेता है। महिमा जी रोते हुए, क्या जवाब दूंगी मैं उस बच्ची को कि मैंने तुझे जो सपने दिखाए हैं वह झूठे थे? ऋषि की माँ तू नहीं, कोई और बनेगी। ऋषि अपनी बड़ी आंखों की पलकों को टिमटिमाता है। दादी, क्या नंदी मेरी माँ है? ऋषि अपनी दादी से उम्मीद भरी नजरों से पूछता है, लेकिन दादी की जगह अभिमन्यु जवाब देता है, हाँ बेटा, नंदी तुम्हारी माँ है। मन में
मैंने तुम्हें दुख दे दिया नंदिनी, जबकि तुमने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को सिवाय खुशियों के और कुछ नहीं दिया। लेकिन अब बस, अब तुम्हारी खुशियों की बारी है। और प्यार से ऋषि को गोद में उठा लेता है और महिमा जी की तरफ देखकर कहता है, माँ, मैं ऋषि की नंदी और आपकी बहू लेने जा रहा हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? महिमा जी मुस्कुराते हुए उसके गले आकर लग जाती हैं। अब तीनों नंदिनी के दरवाजे पर आकर खड़े थे। ऋषि, नंदी, हमने जो डांच पलक से तैयार की थी वो कब करेंगे? नंदी, दरवाजा खोलो ना। अंदर बैठी नंदिनी, इन सब में बेचारे ऋषि की क्या गलती है? ये सब तो उसके खड़ूस डैडी की वजह से हुआ है। मैं आज ऋषि को खूब सारा प्यार करूंगी और उसे समझाकर कल सुबह चली जाऊंगी। मन ही मन अपने जज्बातों की उलझन लिए दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर सबको देखकर नंदिनी वहीं ठिठक जाती है। महिमा जी मुस्कुराकर ऋषि को गोद में उठा लेती हैं और चली जाती हैं। उनके जाते ही नंदिनी फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु अपना हाथ लगाकर रोक देता है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। अभिमन्यु नंदिनी को पकड़कर बेड पर बिठा देता है और खुद घुटनों के बल उसके पैरों के पास बैठ जाता है। अभिमन्यु, नंदिनी देखो, मैं उस समय बहुत अजीब महसूस कर रहा था जब दोपहर में सुजान में घूर रहा था, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदिनी, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की समझा है, इसीलिए मैंने ऋषि को तुम्हारे इतना करीब जाने दिया। नंदिनी, ऋषि को करीब करते करते न जाने मैं तुमसे इतना करीब हो गया। नंदिनी, मेरा विश्वास करो, मैं पता नहीं कब तुमसे प्यार करने लगा। शायद तब जब पहली बार तुम्हें देखा था, या तब जब तुमने पहली बार मेरे लिए किचन में कुछ बनाया था। ऋषि को प्यार करती, सबका ख्याल रखती। नंदिनी मेरे दिल में, मेरे घर में कब बस गई मुझे पता ही नहीं चला। नंदिनी, प्लीज मुझे माफ कर देना। सुजान का तुम्हें एक नजर भी देखना मुझे जरा भी नहीं भाया। नंदिनी, मैं कब तुमसे इतना प्यार करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज हम सबको एक और मौका दो। मुझे और ऋषि को, इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। नंदिनी, क्या तुम मेरी ये गलती माफ नहीं कर सकती? नंदिनी अभिमन्यु का हाथ पकड़े सिसकती रही। नंदिनी, नहीं, प्लीज कुछ तो बोलो। नंदिनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहे जो सजा देना, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नंदिनी कहती है, सजा तो आपको जरूर मिलेगी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, तुम्हारी दी हुई हर सजा मेरी सराखों पर है। नंदिनी आंखों को साफ करते हुए, आप मुझे कभी नहीं डांटेंगे, मेरे और ऋषि के बीच में कभी नहीं आएंगे, शाम को टाइम से घर आएंगे और ये गंदी चीज कभी हाथ नहीं लगाएंगे। अभिमन्यु हंसते हुए, ठीक है जहां पनाह। नंदिनी, अभी सजा खत्म नहीं हुई है, मुझे जैसे जैसे याद आएगा मैं आपको बताती रहूंगी। अभिमन्यु, चाहे जितनी सजाएं दे लेना नंदिनी, लेकिन खुद से दूर करने की सजा कभी मत देना। नंदिनी अभिमन्यु के सीने से लग जाती है। अभिमन्यु, नीचे चलें, माँ और ऋषि भी हमारा वेट कर रहे हैं। आज तो सच में इस घर की सबसे खूबसूरत दिवाली है। अभिमन्यु और नंदिनी साथ में नीचे आते हैं। ऋषि जाकर इन दोनों से चिपक जाता है और वह कहता है, मम्मा पापा, महिमा जी ने ऋषि को समझा दिया था। नंदिनी बैठकर ऋषि को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, हाँ बेटा, मम्मा यही है आपके पास और हमेशा रहेंगी। हम सब साथ मिलकर दिवाली का त्योहार एंजॉय करते हैं। एक छोटी समारोह में महिमा जी नंदिनी अभिमन्यु का विवाह कर देती है। पूरी शादी में ऋषि इधर से उधर भटकता रहता है और अपनी खुशी से सबको हंसने पर मजबूर कर देता है। नंदिनी की तपस्या और अभिमन्यु का इंतजार आज खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।